आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, तैयारी अच्छी चल रही होगी, सब कुछ बढ़िया होगा। और बढ़िया होगा भी क्यों नहीं, क्योंकि आज आपका फेवरेट चैप्टर जो कंप्लीट होने जा रहा है। काफ़ी टाइम से आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मुझे हर वीडियो के नीचे कमेंट करते हैं, सर आर्टिकल पढ़ा दो, सर आर्टिकल पढ़ा दो, बस वही रह गया है। एक बच्चा तो कहता है सर मेरी जान ले लो, लेकिन मुझे ये चैप्टर पढ़ा दो किसी भी तरीके से। तो भाई अगर मैं तेरी जान ले लूँगा तो तू पढ़ेगा कैसे? तो ऐसे ऐसे कमेंट करके आपने मुझे मजबूर कर दिया कि मजबूर क्या, मैं पढ़ाता भी वैसे आपको। आप प्लेलिस्ट उठा के देखिए, मैंने सारे चैप्टर्स नहीं पढ़ा रखे हैं। लेकिन क्या होता है, हर चैप्टर का अपना टाइम होता है। जैसे सारी वीडियोस टाइम के हिसाब से आई है, वैसे ये भी टाइम के हिसाब से ही आनी थी। तो आज उसका वक्त आ गया, टाइम आ गया। शुरुआत करते हैं कंप्लीट चैप्टर की। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं, कुछ चंद बातें नहीं, कंप्लीट चैप्टर बिल्कुल माइनस लेवल से हम लोग इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। अगर कोई ऐसा बच्चा है जो पहली बार वीडियो को देख रहा है और जिसको नहीं पता कि मैं प्लेलिस्ट पूरी की पूरी बना चुका हूँ कंप्लीट इंग्लिश के, जिसमें मैं सारे चैप्टर्स पढ़ा चुका हूँ, तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन में जाइए, प्लेलिस्ट पे क्लिक कीजिए, या फिर आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, वहाँ पे सारे चैप्टर्स को आप सीक्वेंस में देखना शुरू कर दीजिए। मैंने एक एक चीज़ बिल्कुल कंप्लीट चैप्टर के फॉर्म में पढ़ा रखी है। तो शुरुआत करते हैं फिर इस चैप्टर की। बहुत ही खूबसूरत चैप्टर होने वाला है। देखो एक चीज़ और, नीचे कमेंट करके ये मत कहना सर पीडीएफ दे दो। जितने भी चैप्टर पढ़ाए हैं, हर चैप्टर की वीडियो में स्टार्टिंग में मैंने बोला है भाई नोट्स बनाना, भाई नोट्स बना लेना, हर बार बोलता हूँ। लेकिन फिर भी उसके बाद भी नीचे कमेंट करते हैं सर पीडीएफ मिल सकती है क्या, पीडीएफ मिल सकती है क्या, पीडीएफ दे सकते हो क्या। कहने के बावजूद भी जब आप ये बात बोलते हैं तो मुझे लगता है कि आपने क्या ही सुना वीडियो के अंदर। जो मैं बातें बोल भी रहा था आपके समझ में आई भी है नहीं आई, कभी कभी मुझे ये लगता है। तो मुझे ऐसा सोचने में मजबूर ना करो भाई, नोट्स बना लो। हाथ से लिखी हुई चीज़ जितनी याद रहती है उतनी पीडीएफ से पढ़ी हुई चीज़ नहीं याद रहती है। इस चीज़ को मन में बिठा लो आप लोग। और कुछ पूछते हैं सर एनडीए के लिए यूज़फुल है क्या आपके कोर्स जितना भी है, सर सीडीएस के लिए यूज़फुल है, सर बैंक के लिए यूज़फुल है। यार ऊपर आपको दिखता नहीं, मुझे तो कभी कभी ना ऐसा लगता है कि आप कितने भोले हो यार। आप तैयारी तो कर रहे हो हैं एग्जामिनेशन की, लेकिन ये ऊपर टर्म्स नहीं दिखती, एसएससी है, बैंक के, सीडीएस है, मतलब हर एग्जामिनेशन कॉन्सेप्ट हर एग्जामिनेशन के लिए यूज़फुल होते हैं। तो जो पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है वो हर एग्जामिनेशन के लिए यूज़फुल है। कोई एनडीए के लिए अलग, या मैं बैंक के लिए अलग, या सीडीएस के लिए, या एसएससी सीएचएसएल के लिए अलग, सीजीएल के लिए अलग, ऐसा थोड़ी होता है। कॉन्सेप्ट सबके सेम होते हैं, लेकिन जो लेवल ऑफ क्वेश्चंस होते हैं वो हर एग्जामिनेशन के डिफरेंट होते हैं। आ गया पॉइंट समझ में? तो लेवल ऑफ क्वेश्चंस बैंक के अलग होते हैं, सीडीएस के अलग होते हैं, सीजीएल के अलग होते हैं। समझ में आया पॉइंट? तो लेवल ऑफ क्वेश्चंस जो होता है वो अलग रहता है, कॉन्सेप्ट सबके सेम रहते हैं। तो हम ये कॉन्सेप्चुअल चैप्टर्स ही तो हैं सारे के सारे जितने भी मैंने पढ़ाए। और आप जब देखते हैं कि मैं किसी भी एग्जाम, आपने देखा होगा मैंने लेवल के हिसाब से बहुत सारे कोर्सेज बनाए हुए हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4। तो उसमें मैं आपको साफ साफ क्लैरिफाई करता हूँ ना कि ये सीजीएल के लिए है, ये सीएचएसएल के लिए है, ये बैंक क्लर्क प्री के लिए, ये बैंक पीओ प्री के लिए, ये बैंक पीओ मेंस के लिए। तो आप चीज़ों को समझें, कॉन्सेप्ट सबके सेम है, लेकिन उन पे बने जो क्वेश्चंस आते हैं उनका लेवल अलग अलग एग्जामिनेशन में अलग अलग रहता है। तो आई होप आपके सारा पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं, सारे डाउट्स दूर हो गए हैं। तो अब शुरुआत कर लेते हैं चैप्टर की। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। शुरुआत करते हैं ए, एन और द। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि आर्टिकल जो होते हैं सर ए, एन और द होते हैं, हमको पता है ये बात। लेकिन आपको आर्टिकल को पढ़ने से पहले एक बार नाउन के बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। क्या आपने नाउन चैप्टर पढ़ा है मुझसे? अगर आपने पढ़ा है तो आपको ये भी बात पता होगी कि जो आर्टिकल होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में वो हमेशा नाउन्स के लिए आते हैं। इसलिए अगर आर्टिकल पढ़े और नाउन ना पढ़े तो ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि दोनों जो चैप्टर्स हैं ये आपस में कनेक्टेड हैं। तो आप आर्टिकल समझना चाहते हैं तो आपको नाउन्स भी समझना पड़ेगा, क्योंकि आर्टिकल इंग्लिश लैंग्वेज में नाउन से पहले ही यूज़ होते हैं। तो क्या मैं नाउन्स की एक दो बातें पुरानी आपसे पूछ लूँ, अगर आपको याद हो तो? चलो एक बार याद कर लेते। क्या नाउन एक नेमिंग वर्ड होता है? आप बोलेंगे जी सर। अगर मैं नाउन के काइंड्स की बात करूं तो कुछ 5 काइंड्स मैंने आपको बताए थे। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन। ये कुछ 5 काइंड्स बताए थे। प्रॉपर, किसी भी चीज़ का प्रॉपर नाम, जैसे कि राहुल है, मुंबई है, बाइबल है। कॉमन, ऐसा शब्द जो कॉमन दिया गया हो, जैसे बॉय है, गर्ल है, टीचर है, डॉक्टर है। कलेक्टिव क्या था? ग्रुप ऑफ पर्सन्स है ना, ग्रुप ऑफ थिंग्स, आर्मी है, टीम, यूनियन है। एब्स्ट्रैक्ट किसी भाव का नाम था, किसी फीलिंग का नाम, दैट कैन नॉट बी फिजिकली टच्ड, दैट कैन ओनली बी फेल्ट, जिसे फील किया जा सके, एब्स्ट्रैक्ट नाउन था, है ना। और मटेरियल नाउन किसी सब्सटेंस का नाम था। तो ये बस कुछ बातें हैं जो आपको याद रखनी है, क्योंकि ये प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन है, ये टर्म्स बार बार यूज होंगे इस चैप्टर के अंदर। तो आपको ये आनी चाहिए। किसी ने नाउन चैप्टर नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको भी देख सकते हैं। तो मैंने कहा जो आर्टिकल होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में वो हमेशा नाउन्स के लिए यूज होते हैं, और अगर इनको भी हम ब्रेक करें तो ए एन होता है आपका इनडेफिनेट आर्टिकल, और जो दा होता है वो डेफिनेट आर्टिकल होता है।
हिंदी में कहूँ तो इनडेफिनेट का मतलब होता है अनिश्चित। तो ए एन जो होते हैं ये अनिश्चितता को शो करते हैं, और जो डेफिनेट होता है ये होता है निश्चित, तो ये निश्चितता को शो करता है। थोड़ा और डिटेल में जाएं तो इनडेफिनेट का मतलब दैट कैन नॉट बी डिफाइंड, जिसे डिफाइन न किया जा सके। तो ए एन अनिश्चित चीज़ों को बताते हैं जिसे हम डिफाइन नहीं कर सकते, और डेफिनेट मतलब दैट कैन बी डिफाइंड। तो द डेफिनेट आर्टिकल होता है जो चीज़ों को डिफाइन करता है ऑलरेडी। सर कैसे, कुछ एग्जाम्पल दे सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल एग्जाम्पल देंगे। पहले बात करते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल की। मैंने कहा ये अनिश्चितता को शो करता है, अनिश्चित चीज़ों को शो करता है। जैसे एग्जाम्पल के तो होते कौन से हैं वैसे इनडेफिनेट? ए और एन, ठीक है। इसके अंदर हम सारी बातें करने वाले हैं, बिल्कुल जीरो लेवल से चीज़ें पढ़ेंगे, एडवांस लेवल तक जाएंगे। इनडेफिनेट आर्टिकल में ए और एन आता है। मैंने कहा अनिश्चित चीज़ों के बारे में बात करता है। आई सो एन ओल्ड मैन, मैंने एक बूढ़ा आदमी देखा। मैंने बस एक बूढ़ा आदमी देखा, अब कौन है, कहाँ से आया है, क्या उसका पता है, मुझे नहीं पता, मैंने बस एक बूढ़ा आदमी देखा, तो वो मेरे लिए अनिश्चित है। तो मैंने इसलिए यहाँ पे एन यूज़ किया। मतलब ए या एन बेसिकली दोनों के दोनों ही अनिश्चित चीज़ों को शो करते हैं। जैसे मैंने कहा अ डॉग वॉज बार्किंग एट नाइट, एक कुत्ता रात में भौंक रहा था। अब गली में तो बहुत सारे कुत्ते हैं, लेकिन मैंने कहा एक कुत्ता भौंक रहा था, अब कौन सा भाई? शेरू भी है, टोमी भी है, कालू भी है, बहुत सारे हैं भाई, हमें नहीं पता, तो एक कुत्ता भौंक रहा था, तो अनिश्चित है। तो इसलिए हमने इनडेफिनेट आर्टिकल का यहाँ पे यूज़ किया है। वहीं दूसरी तरफ बात करें डेफिनेट आर्टिकल की, तो ये निश्चित चीज़ों के लिए आता है। एग्जाम्पल के तौर पे दिस इज़ द कार विच आई हैव बॉट, यही वो गाड़ी है जो मैंने खरीदी है। मान लो भाई मैंने i20 खरीदी है, अब i20 ही कहीं से जा रही है, अगर i20 ही कहीं से जा रही है तो मैं क्या बोलूँगा? यही वो गाड़ी है जो मैंने खरीदी है। दिस इज़ द कार विच आई हैव बॉट, क्योंकि मैं उसको अब निश्चित बना रहा हूँ, यही वो गाड़ी है जो मैंने भी खरीदी है। जैसे द हाउस इन विच शी लिव्स इज़ न्यू, वो घर जिसमें वो रहती है वो नया है। क्या नया है? वो घर जिसमें वो रहती है, निश्चित बना रहे हैं चीज़ों को। तो जब चीज़ों को डेफिनेट बनाते हैं तो द आर्टिकल का यूज़ करते हैं। ये तो होगी बिल्कुल बच्चों वाली बात, बेसिक लेवल वाली बात। अब एक काम करते हैं, एक स्टेप आगे चलते हैं। एक स्टेप आगे चले तो कुछ बच्चे पूछते हैं सर पोजीशन बता दो एक बार आर्टिकल्स की। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बहुत सारे। क्या पोजीशन है? पहली बात तो ये बताई कि जो आर्टिकल होता है वो नाउन से पहले आता है, क्योंकि आर्टिकल आते ही नाउन के लिए। तो आप सिंपल सा कोई नाउन लिखा होगा तो आप तुरंत बता दोगे कि शी इज़ अ डांसर। अब डांसर आपका यहाँ कॉमन नाउन है, आपने उसके लिए ए यूज़ किया। या फिर मैंने बोला कि दिस इज़ अ क्वेश्चन, या सुन लो कि दिस इज़ अ क्वेश्चन। अब क्वेश्चन आपका नाउन है, कॉमन नाउन, आपने उसके पहले ए यूज़ किया है। लेकिन जब कभी भी नाउन को कुछ मॉडिफाई करता है और तब आर्टिकल का यूज़ करे, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे नाउन को क्या मॉडिफाई एडजेक्टिव करता है? बताओ मुझे। एडजेक्टिव नाउन को ही तो मॉडिफाई करता है ना। एडजेक्टिव किसकी विशेषता बताता है? नाउन की बताता है ना। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे लिखा हुआ था कि अ डांसर, तो डांसर आपका नाउन था, अब उसने बोल दिया अ गुड डांसर। अब गुड यहाँ पे क्या है? एडजेक्टिव है। ऐसे केस में जो आर्टिकल होता है वो शुरू में ही रहता है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, आता वो नाउन के लिए ही है, लेकिन लिखा वो बिल्कुल शुरू में जाता है। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना शी इज़ अ गुड डांसर, ये ए आर्टिकल डांसर के लिए ही है। और कैसी डांसर है? गुड डांसर है। तो ध्यान रखिएगा, ऐसे केस में आर्टिकल को ए को उठा के आप डांसर के साथ नहीं लिख देंगे कि शी इज़ गुड अ डांसर, गलत हो जाएगा। तो आर्टिकल्स हमेशा लास्ट में ही रहेगा। बीच में कुछ मॉडिफिकेशन वाले वर्ड्स आते रहें, नाउन को मॉडिफाई करने वाले आते रहें, या किसी भी चीज़ को मॉडिफाई करने वाले आते रहें, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पे अब आप देखो, एक चीज़ और आपने देखनी है। यहाँ पे लिखा हुआ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, वहाँ पे लिखा हुआ था अ क्वेश्चन, यहाँ पे लिखा एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अब ये जो एन है ये किसके लिए आया है? ये क्वेश्चन के लिए आया है। ये क्या है? ये नाउन है। कैसा क्वेश्चन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्या? एडजेक्टिव है। तो भले ही आर्टिकल आया इसके लिए, लेकिन लिखा यहाँ पे जाएगा स्टार्टिंग में। अब कुछ बच्चे ये सोच रहे हैं सर ए और एन में क्या इसके अंदर डिफरेंस है, ये भी बता दीजिए। ये आगे चल के बात करेंगे, अभी आप पोजीशन सीख रहे हैं कि आर्टिकल की पोजीशन क्या होती है। जैसे बीच में कभी कभी एडवर्ब भी आ जाता है, वो कैसे? आप मुझे बताओ कि नाउन को मॉडिफाई कौन करता है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को मॉडिफाई कौन करता है? एडवर्ब। तो बीच में अगर कोई मॉडिफिकेशन वाले वर्ड आ भी जाते हैं तब भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आर्टिकल हमेशा इस साइड से, मतलब इधर से लास्ट में, आप शुरू में कह सकते हैं, यहाँ पे आएगा। और वो आता हमेशा नाउन के लिए ही है, बाकी सारे शब्दों के लिए नहीं होता है, वो होता नाउन के लिए ही है। एग्जाम्पल के तौर पे पहले था अ डांसर, फिर आया अ गुड डांसर, अब आया अ वेरी गुड डांसर। रिपीट करूं, पहले था अ डांसर, फिर था अ गुड डांसर, फिर था, अब है यहाँ पे क्या? अ वेरी गुड डांसर। फिर से देखो आप, डांसर आपका नाउन है। कैसा डांसर? गुड डांसर। ये मॉडिफाई कर रहा है, नाउन का मॉडिफाई कर रहा है, तो एडजेक्टिव है। कितना बढ़िया, बहुत बढ़िया। एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई कर रहा है तो एडवर्ब है। लेकिन आर्टिकल आया डांसर के लिए ही है।
क्या मेरा पॉइंट समझ में आया सबको? वही सेम सिचुएशन, क्वेश्चन क्या है, नाउन है। कैसा क्वेश्चन? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कितना इंपॉर्टेंट? बहुत इंपॉर्टेंट। तो नाउन को मॉडिफाई करेगा एडजेक्टिव, एडजेक्टिव को करेगा एडवर्ब, और आर्टिकल किसके लिए? क्वेश्चन के लिए। आप नीचे देखो क्या लिखा हुआ है, वेल पेड एम्प्लॉइज। फिर से वही वाली बात, दा आया है एम्प्लॉइज के लिए। एम्प्लॉइज क्या है? नाउन है, प्लूरल बना हुआ है। कैसे एम्प्लॉइज? पेड एम्प्लॉइज। नाउन को मॉडिफाई करेगा तो क्या होगा? एडजेक्टिव। कितने पेड? वेल पेड, बहुत बढ़िया तरीके से जो पेड होते हैं, ठीक है। यहाँ पे वेल इसको मॉडिफाई कर रहा है पेड को, तो ये क्या है? एडवर्ब है, क्योंकि एडजेक्टिव को जो मॉडिफाई करे वो एडवर्ब होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको पोजीशन समझ में आ गई। क्या पोजीशन समझ में आई? वैसे तो होता है नाउन के पहले, लेकिन अगर बीच में नाउन को कोई मॉडिफाई करने के लिए आ जाए तब भी शुरू में रहेगा, और जिस नाउन को जिस वर्ड ने मॉडिफाई किया उसको भी कोई मॉडिफाई करने के लिए आ जाए तब भी वो शुरू में रहेगा। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है आर्टिकल की पोजीशन को लेके। आई होप माई पॉइंट गॉट क्लियर। अब हम बात करते हैं कि सर डिफरेंस क्या है ए और एन के बीच में। इसमें भी इतने बच्चे कंफ्यूज होते हैं, जबकि ये बेसिक सी बात है। चलिए अभी समझते हैं कि क्या डिफरेंस है ए और एन। हमने ये बात तो सीख ली कि जो ए एन होते हैं वो अनिश्चित चीज़ों के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है, और जो दा होते हैं वो निश्चित चीज़ों के लिए यूज़ होते हैं। लेकिन ए एन दोनों ही अनिश्चित और इनडेफिनिट चीज़ों के लिए आते हैं, लेकिन इन दोनों में अपने आप में क्या डिफरेंस है हमें यह भी पता होना चाहिए कि कब इनडेफिनिट चीज़ों के लिए ए लगाते हैं और कब इनडेफिनिट चीज़ों के लिए ही एन लगाते हैं। तो इसका जो डिफरेंशिएट हम लोग करते हैं वो साउंड के बेसिस पे करते हैं। किसके बेसिस पे? साउंड के बेसिस पे। जो ए होता है वो कॉन्सोनेंट साउंड के लिए आता है। कौन से साउंड के लिए? कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट मतलब व्यंजन की जो साउंड होती है। लिख दूं मैं यहाँ पे, कॉन्सोनेंट मतलब जो व्यंजन लेटर के अकॉर्डिंग नहीं आता, उसकी साउंड के अकॉर्डिंग आता है। ए हमेशा व्यंजन मतलब कॉन्सोनेंट साउंड के लिए, और जो एन होता है वो हमेशा वोवेल साउंड के लिए आता है। वोवेल को क्या कहते हैं? वोवेल को कहते हैं स्वर। आप अगर मैं वोवेल की बात करूं तो ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, ये जितने भी साउंड अगर आपको दिखाई दे किसी भी शब्द के साथ तो वहां पे हम यूज करेंगे एन। और जहां पे ए ई आई ओ यू को छोड़ के जितनी भी साउंड है व्यंजन की मतलब कॉन्सोनेंट की, वहां हम यूज करेंगे ए। सर एग्जाम्पल के तौर पे शुरुआत करते हैं। आपके सामने लिखा हुआ बुक, तो अगर मैं पूछूं तो इसका जो साउंड है वो ब है, ब, बुक में ब, बकरी वाला, तो ये तो स्वर नहीं है, वोवेल नहीं है, तो ए लगाया। अब यहाँ पे लिखा हुआ ईयर, ये वैसे जो अब कुछ लोग इसे ईयर बोल देते हैं, लेकिन ये ईयर होता है। य से इसकी साउंड आती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। य से ये साउंड देता है, य से, तो य से दे रहा है तो ये वोवेल तो नहीं है, ये क्या है? कॉन्सोनेंट है, तो ए लगाया। अब कुछ बच्चे पजल होते हैं यूनिवर्सिटी में, ये देखते हैं सर वोवेल लिखा तो हुआ, अरे वोवेल नहीं देखना है, लेटर नहीं देखना है, उसकी साउंड देखनी है। यूनिवर्सिटी में यू भले ही आपको वोवेल दिख रहा हो, लेकिन इसकी साउंड देखो, यूनिवर्सिटी में य है, य फॉर याच वाला, तो क्या होगा यहाँ पे? फिर ए आएगा। जैसे यूरोपियन में भले ही आपको वोवेल दिख रहा है, लेकिन वोवेल की साउंड नहीं है। यूरोपियन में भी य है, य, तो फिर से क्या आएगा? ए आएगा। ऐसे ही भले ही आपको वोवेल दिख रहा हो, लेकिन साउंड है व की, वन आइड मैन, व की, तो क्या लगाया हमने यहाँ पे? ए लगाया। तो कॉन्सोनेंट अगर साउंड है किसी शब्द की तो हम लोग यूज करते हैं ए, और वहीं दूसरी तरफ अगर वोवेल साउंड है तो यूज करते हैं एन। जैसे एप्पल में बोलेंगे ए, तो एन लगाया। अम्ब्रेला में बोलेंगे अ, देखो स्वर है, वोवेल है, तो फिर से एन लगाया। अब देखो MLA में देखो साउंड देखो क्या है? एम ए, तो फिर से हमने लगाया एन। आवर में आ साउंड होती है इसकी, ठीक है। हावर नहीं होता, हावर, 2 हावर्स हो चुके हैं, 2 हावर्स का लेक्चर, ऐसा नहीं है, आर्स होता है, ठीक है। तो आ की साउंड है आपकी, तो फिर से क्या लगाया? एन। तो आप समझ गए हैं कि आप साउंड के बेसिस पे डिफ्रेंशिएट करेंगे, जो लिखा हुआ है उस लेटर के बेसिस पे नहीं। आई होप माई पॉइंट गॉट क्लियर। क्वेश्चन आपके हवाले, एक बार बताइए मुझे फटाफट से कि क्या बनना चाहिए। एक छोटी सी बात और सिखाऊं वैसे इस क्वेश्चन के अलावा, एक छोटी सी बात और सिखाता हूँ, समझना इस चीज़ को। जैसे मैंने कहा था आपके सामने क्वेश्चन था, क्वेश्चन ऐसा कुछ मैंने लिखा था, अगर आपको ध्यान हो तो। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग देख के आए थे क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? नाउन है, मुझे कैसे पता लगा? ए आर्टिकल से पता लगा। लेकिन जैसे ही मैंने बोला एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आप देखो कि यहाँ पे अब ए चेंज होके एन बन गया। ये क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? आया एन जो है वो क्वेश्चन के लिए है, और इंपॉर्टेंट उसको मॉडिफाई कर रहा है, तो ये एडजेक्टिव है। लेकिन अब ये एन कैसे बन गया? देखो
भले ही आर्टिकल जो हैं वो आते हैं नाउन के लिए, आर्टिकल भले ही नाउन के लिए आते हैं, लेकिन हमेशा वो साउंड अपने पास वाले शब्द की देखते हैं। तो जब बोला ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ई, इसलिए उसे एन कर दिया। आया जो एन है वो क्वेश्चन के लिए है, लेकिन साउंड जो बिल्कुल पास वाला शब्द होगा उसी की यूज करेगा। जैसे अगर मैं इसे और मॉडिफाई कर दूं, एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ऐसा बोल दूं अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आप देखो फिर से चेंज हो गया। आया भले ही अ क्वेश्चन के लिए है, कैसा क्वेश्चन? इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट उसको मॉडिफाई करने वाला एडजेक्टिव है। कितना इंपॉर्टेंट? बहुत इंपॉर्टेंट, तो वेरी उसको मॉडिफाई करने वाला एडवर्ब है। लेकिन आया भले ही ये क्वेश्चन के लिए, लेकिन साउंड इसकी यूज कर रहा है, वेरी की, व। अब देखो व यूज किया तो फिर से ए आ गया। कॉन्सोनेंट साउंड थी ना तो ए लगा दिया, यहाँ पे वोवेल साउंड थी तो एन लगा दिया। क्वेश्चन में क कॉन्सोनेंट साउंड थी तो ए लगा दिया। क्या आप मेरा पॉइंट समझ पा रहे हो? एक तो आपने पोजीशन सीख ली आर्टिकल की होता कहाँ है, दूसरा आपने ये भी देख लिया कि साउंड के पास वाले शब्द के साउंड के अकॉर्डिंग आएगा, मतलब उसके लेटर के साउंड के अकॉर्डिंग। जैसे आपके सामने एक क्वेश्चन है, ही गोट अ अपर हैंड इन द डिबेट बिकॉज ऑफ हिज फ्लुएंसी इन इंग्लिश। अगर मैं पूछूं कुछ मिस्टेक है, आप बोलोगे बिल्कुल सर। भले ही ये ए जो आया हुआ है ये हैंड के लिए आया हुआ है, और कैसा हैंड? अपर हैंड, ये एडजेक्टिव है। भले ही आर्टिकल नाउन के लिए आया है, लेकिन वो साउंड इसकी यूज करेगा। उसने बोला अ मतलब वर्बल, वर्बल का मतलब यहाँ पे आएगा एन, तो ही गॉट एन अपर हैंड। आई होप माई पॉइंट गॉट क्लियर। जैसे इसके अंदर फटाफट से बताओ क्या बनेगा, जल्दी से बता दो। He had no illusion of being either a distinguished writer or a editor। आप ध्यान से देखिए, उसने कहा कि उसका कोई भी इरादा नहीं है, ना ही एक राइटर बनने का और ना ही एक एडिटर बनने का। He had no illusion of being either a distinguished writer or a editor। मतलब उसका कोई भी इरादा नहीं है, वो ना ही एक राइटर बनना चाहता है ना ही एक एडिटर। अब आप मुझे बताइए कि जो अ आर्टिकल है ये किसके लिए आया है? राइटर के लिए है, ठीक है। कैसा राइटर है? डिस्टिंग्विश्ड राइटर है। ये इसको मॉडिफाई कर रहा है तो बोलेंगे क्या है? एडजेक्टिव है। लेकिन साउंड हमेशा इस वाले लेटर की यूज करेगा, डिस्टिंग्विश्ड। आप नोट कर पा रहे हैं? तो फिर कॉन्सोनेंट है तो हमने ए लगाया। लेकिन वहीं उसने बोला और अ एडिटर, एडिटर भी आपका क्या है? नाउन है। एडिटर में ए दिखाई दे रहा है आपको? ए मतलब अब क्या है? वर्बल है, वर्बल है तो क्या आएगा? एन आएगा। आई होप माई पॉइंट गॉट क्लियर। आप बहुत अच्छे से चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। बोलो, आई एम नॉट वेल्दी सो आई कैन नॉट अफोर्ड टू बाय अ एक्सपेंसिव कार। अगर मैं बोलूँगा आई हैव अ कार, आप ध्यान से देखो, आई हैव अ कार, तो आप बोलोगे कार नाउन है, आर्टिकल आया हुआ है कार के लिए। लेकिन जैसे ही अगर मैं कार को मॉडिफाई करता हूँ, मैंने कहा अ एक्सपेंसिव कार, फिर से आप देखिए आर्टिकल आया बेटा कार के लिए ही। कैसी गाड़ी? एक्सपेंसिव, तो ये एडजेक्टिव है, लेकिन साउंड यूज करेगा इसकी, बोलेंगे क्या है? ए मतलब वर्बल, वर्बल का मतलब यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे? एन। समझ में आया क्या? अरे बोलूँ हाँ। चलें जी, चलिए जी, तो हमने डिफरेंस जान ली है किसके बीच में? हमने डिफरेंस जाने हैं अभी किसके? ए और एन के बीच में। दोनों ही इनडेफिनेट चीज़ों के लिए आते हैं, इनडेफिनेट थिंग्स के लिए आता है, लेकिन कहाँ पे ए आता है, कहाँ पे एन आता है, इसके बारे में बात की। अब हम पढ़ेंगे यूसेज। पहले हम यूजेस पढ़ेंगे किसके? ए और एन के। फिर हम पढ़ेंगे ए एन कहाँ नहीं आता, फिर हम पढ़ेंगे दा के यूज, फिर पढ़ेंगे दा कहाँ पे नहीं आता। और इन्हीं सारी बातों में हमारा पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। चलिए अब बात करते हैं ए और एन के यूजेस के बारे में। ए और एन के बहुत सारे यूजेस हैं, आप लोग जानते हैं। सबसे पहला जो सबसे बेसिक जो सबसे कॉमन है वो है एक। ए और एन वन का सेंस देता है, यस और नो। जैसे राहुल हैज़ अ डॉग, उसके पास एक डॉग है। बानी हैज़ एन एप्पल, उसके पास एक एप्पल है। तो जब भी एक की बात करनी होती है, अ कार, अ बुक, अ कॉलेज, अ बॉटल, अ लैपटॉप, यस और नो, तो उस केस में वो एक का सेंस हमको पता है कि आता है, नॉर्मल सी चीज़ है। लेकिन ए और एन के और भी बहुत सारे यूजेस हैं, उनको समझते हैं। ए यूज्ड, ए और एन, या एन भी लिख लीजिए, ए और एन यूज्ड इन द सेंस ऑफ सम असर्टेन और अननोन। ये अननोन के लिए भी यूज होता है ए और एन, अननोन के लिए भी। अब सर थोड़ा सा ना इसको क्लैरिफाई करिए इस बात को। चलिए मैं क्लैरिफाई करने की कोशिश करता हूँ। आप मुझे बताइए, इंग्लिश लैंग्वेज में कभी भी प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल आता है? वैसे नॉर्मल तौर पर प्रॉपर नाउन के पहले कोई आर्टिकल नहीं आता। आपको वो दिल्ली वाला एग्जाम्पल याद है? जैसे मैंने कहा आई वेंट टू अ दिल्ली, कोई बात बनी कि मैं एक दिल्ली गया? कोई सेंस नहीं बना, क्योंकि दिल्ली अपने आप में प्रॉपर नाउन है, उसके पहले आर्टिकल यूज नहीं करते, ना ही ए, ना ही एन, ना ही दा।
आई वेंट टू द दिल्ली, मैं वो वाली दिल्ली गया। वो वाली दिल्ली का क्या मतलब है? दिल्ली तो एक ही है ना। अब वो नई दिल्ली पुरानी दिल्ली मत करने लग जाना जैसे मैंने पहले कहा था। मैं बात ये समझाना चाह रहा हूँ कि प्रॉपर नाउन के पहले हम बेसिकली आर्टिकल यूज नहीं करते, ना ही ए, ना ही एन, ना ही द। लेकिन अगर कोई प्रॉपर नाउन अननोन पर्सन है, क्या कहा मैंने? प्रॉपर नाउन कोई अननोन पर्सन है, तो उससे पहले आप ए और एन का यूज कर सकते हैं। सर एग्जाम्पल दीजिए। एग्जाम्पल समझते हैं। क्या मिस्टर खन्ना किसी का नाम है? हाँ जी सर, मिस्टर खन्ना किसी का नाम है। प्रॉपर नाउन है? हाँ जी बिल्कुल है। क्या प्रॉपर नाउन के पहले किसी भी तरीके का आर्टिकल आ सकता है? नहीं आ सकता। लेकिन मैंने कहा अगर वो प्रॉपर नाउन आपके लिए अननोन है तो आप ए और एन का यूज कर सकते हो, क्योंकि ए एन अनिश्चित चीजों या लोगों के लिए ही यूज होता है। सर एग्जाम्पल दीजिए और थोड़ा क्लियर समझाइए। चलिए क्लियर समझते हैं। मान लो अभी मैं यहाँ पे टीच कर रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ और आप लोग पढ़ रहे हैं। अभी गेट पे खटखट होती है, नोक होती है, तो खटखट कह रहा हूँ, नॉक नॉक, अरे जो मर्जी कह लीजिए, खटखट ही बोलेंगे। चलो, गेट पे खटखट होती है, ठीक है। तो मैंने किसी को भेजा कि भाई जा देख क्या कौन है। मान लो मैंने अपने भाई को भेजा, जा एक बार देख क्या कि कौन है। तो वो देख के आता है और आके वापस आके मुझे कहता है कि ना गेट पे ना कोई मिस्टर खन्ना है। मुझे नहीं पता कौन मिस्टर खन्ना, लेकिन अपना नाम मिस्टर खन्ना बताते हैं और आपसे बात करना चाहते हैं। मैं दोबारा रिपीट करूं, क्या हुआ? मैं पढ़ा रहा था, आप लोग पढ़ रहे थे, गेट पे खटखट हुई, कोई आया, मैंने भाई को भेजा, मैं कहा जा देख के आ कौन है। वो देख के आया, भाई ने आके मुझे बताया, क्या बताया? कि कोई गेट पे खड़ा है, मुझे नहीं पता कौन है, लेकिन कोई मिस्टर खन्ना है, अपना नाम मिस्टर खन्ना बताते हैं और आपसे बात करना चाहते हैं। अब क्या मिस्टर खन्ना उसके लिए अननोन थे? हाँ जी, क्योंकि अगर उसको पता होता कि मिस्टर खन्ना कौन है तो सीधा के बोलता भाई मिस्टर खन्ना आए हैं, मिस्टर खन्ना बात करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे बोला कि कोई मिस्टर खन्ना है, मुझे नहीं पता कौन, अपना नाम खन्ना बताते हैं और आपसे मिलना चाहते हैं। तो यहाँ पे वो अननोन है। तो जब अननोन है तो इसलिए वहाँ पे इंग्लिश में ऐसा बोला जाएगा अ मिस्टर खन्ना वॉन्ट्स टू टॉक टू यू। अननोन है तो। और अगर नोन है तो सिंपल आके बोलेंगे मिस्टर खन्ना वॉन्ट्स टू टॉक टू यू। तो जब भी किसी पर्सन को हम अननोन तरीके से डील करते हैं, कोई का सेंस देते हैं बेसिकली, तब भी हम ए और एन का यूज़ करते हैं। जैसे अ मिस डोली वॉन्ट्स टू सी यू, तो होगी कोई डोली, हमें नहीं पता कौन, अपना नाम डोली बताती है और आपसे बोली करना चाहती है, मतलब आपसे बात करना चाहती है। तो अ मिस डोली वॉन्ट्स टू सी यू। क्या आपको मेरा पॉइंट समझ में आया कि ए एन हम अननोन पर्सन के लिए भी यूज करते हैं प्रॉपर नाउन से पहले भी? यस और नो? चलिए, तो अगला जो पॉइंट है, ए और एन एनी का भी सेंस देता है। किसका? एनी का। ही डिड नॉट गिव मी अ बुक, उसने मुझे एक किताब नहीं, उसने मुझे कोई किताब नहीं दी। शी डज नॉट लाइक टू रीड अ नोवल, उसे एक नोवल नहीं, उसे कोई भी नोवल पढ़ना पसंद नहीं है। तो ए और एन एनी का भी सेंस देता है। यस और नो? पक्की बात? चलें जी। चलिए जी, अगला है ईच एंड एवरी। ए और एन प्रत्येक का भी सेंस देता है। जैसे आई गो देयर वंस अ वीक, यहाँ पर वीक की बात हो रही है कि एक हफ्ते की बात नहीं है, हर हफ्ते जाता है, हर हफ्ते। या मैं जाता हूँ। शी अर्न्स 2000 अ मंथ, एक महीने में 2000 नहीं, प्रत्येक महीना 2000 कमाती है। तो ए और एन ईच और एवरी का भी सेंस देता है। अगला है क्लास रिप्रेजेंटेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ए और एन क्लास को भी रिप्रेजेंट करता है। जैसे यहाँ पे बोला अ काउ इज अ यूजफुल एनिमल, तो क्या सिर्फ एक गाय की बात हो रही है? नहीं, जितनी भी गाय हैं सबकी बात हो रही है। अ डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, क्या एक कुत्ते की बात हो रही है? नहीं, सारे कुत्तों की बात हो रही है। अ सन शुड बी ओबीडियंट, क्या एक बेटे की बात हो रही है? नहीं, सारे बेटों की बात हो रही है। तो जो यहाँ पे अ काउ है बेसिकली ऑल काउज का सेंस दे रहा है, पूरी की पूरी क्लास को, ऑल डॉग्स का, ऑल सन्स का, पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। बोलूँ हाँ? चलें जी। यूज्ड बिफोर अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। ए और एन हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले आता है, हमेशा। सिंगुलर काउंटेबल नाउन अकेले आ ही नहीं सकता, अपने पहले आर्टिकल लेके आएगा। जैसे मैंने कहा आई एम टीचर, अब टीचर क्या सिंगुलर काउंटेबल नाउन है? हाँ जी सर। तो अब ऐसा नहीं है कि अंडरस्टूड है, आपने लिखना है आई एम अ टीचर। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने कहा आई हैव बुक, या तो मैं बताऊं कि 2 बुक्स हैं, 3 बुक्स हैं, कि आई हैव 2 बुक्स, 3 बुक्स, 5 बुक्स। अगर लेकिन सिंपल मैं बोल रहा हूँ आई हैव बुक, तो अंडरस्टूड है कि एक ही है, तो आई हैव अ बुक ऐसे बोलेंगे। या तो आई हैव 2 बुक्स, 3 बुक्स, और अगर बोलना आई हैव बुक तो आई हैव अ बुक, अंडरस्टूड है। तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन अपने पहले ए एन लेके आएगा। जैसे यू आर स्टूडेंट, गलत है, यू आर अ स्टूडेंट। ही इज डॉक्टर, गलत है, ही इज अ डॉक्टर। ही बॉट अ कार, आई एम अ टीचर, आई नीड अ बुक, शी इज अ डॉक्टर। समझ में आ रहा है? इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में देखेंगे। एक आया हुआ क्वेश्चन मैं दिखाता हूँ। समन्स वॉज सर्व्ड ऑन राहुल, समन्स भेजे गए बेसिकली। अब समन्स अगर
आपको पता हो तो लग रहा होगा यहाँ प्लूरल है, पढ़ने में ऐसा आएगा, लेकिन आपको पता है समन्स एक टर्म है जिसका मतलब होता है कोर्ट से बुलावा, कोर्ट से, और ये सिंगुलर होता है अगर आपको पता हो तो। और इसी का जो प्लूरल होता है वो समन्सेस होता है ना, समन्सेस, ये प्लूरल होता है। अब अगर किसी बच्चे को नहीं पता वो तो कंफ्यूज हो जाएगा बिल्कुल। अब क्या ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है या नहीं है? सिंगुलर काउंटेबल कैसे है? क्योंकि इसका प्लूरल भी तो बन सकता है ना, जिसका प्लूरल बन सकता है ऑफ कोर्स वो सिंगुलर। कार है और कार्स है तो कार सिंगुलर काउंटेबल हो गया ना, चेयर है, चेयर्स है तो चेयर सिंगुलर काउंटेबल हो गया ना। तो क्या ये सिंगुलर काउंटेबल है? मैंने कहा था बिना आर्टिकल के आ ही नहीं सकता, तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा अ समन्स वाज सर्व्ड ऑन राहुल। यूं नहीं कि बस समन्स वाज सर्व्ड ऑन राहुल। क्या आपको समझ में आ रहा है? ये क्वेश्चन आया हुआ है। और अ ही क्यों लिखा है मैंने, एन क्यों नहीं लिखा? क्योंकि उसकी साउंड देख लीजिए, स लिखा हुआ है, स से सेब। यस और नो? चलें जी आगे, पक्की बात है। चलिए जी, अगला जो पॉइंट है आपका ए और एन से रिलेटेड, ये भी इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए कि जब कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन यूज होता है पहली दफा किसी सेंटेंस में तो हम यूज करते हैं ए और एन, और उसकी नीड के अकॉर्डिंग, साउंड के अकॉर्डिंग, है ना। लेकिन वही जब सेम सिंगुलर काउंटेबल नाउन यूज होता है सेकंड टाइम सेंटेंस में, फिर हम दा यूज करते हैं। मैं रिपीट करता हूं, देखो, अगर कोई पहली बार सिंगुलर काउंटेबल नाउन यूज हो रहा है फर्स्ट टाइम, तो हम ए एन का यूज करते हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम कोई चीज अनिश्चित होती है, इनडेफिनेट होती है। अकॉर्डिंग टू नीड, नीड अकॉर्डिंग टू नीड का क्या मतलब है कि ए एन फर्स्ट टाइम आता तो है, लेकिन ए आएगा या एन आएगा उस नीड को भी देखना है आपने। लेकिन वही सेम सिंगुलर काउंटेबल नाउन अगर दूसरी बार सेंटेंस में यूज हो रहा है तो हम दा यूज करते हैं, क्योंकि अब वो निश्चित हो चुका है, डेफिनेट हो चुका है। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने कहा अ मैन केम टू मी, एक आदमी मेरे पास आया। अब कौन आदमी मुझे नहीं पता, एक आदमी आया। तो यहाँ पे ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, पहली बार यूज हो रहा है तो ए लगाया। फिर मैंने कहा वही जो आदमी आया था ना, बड़ा भूखा था, कौन? जो कल आया था, हंग्री था। अब मैन रिपीट हो रहा है दोबारा से, वही सिंगुलर काउंटेबल नाउन रिपीट हो रहा है, अब दा लगा दिया क्योंकि अब ये डेफिनेट हो गया। तो पहली बार इनडेफिनेट था, ए लगाया, दूसरी बार वो निश्चित बन गया, दा लगाया। तो कॉमन सी बात है, अगर एक बार कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन पहली बार आ रहा है तो वो ए और एन लेके आएगा, उसी को सेम रिपीट कर रहे हैं, अब वो डेफिनेट बन गया, अब वो दा लेके आएगा। एक बार एक राजा था, और जो राजा था बड़ा बुद्धिमान था। एक बार एक राजा था, कौन सा राजा? एक बार एक था वही राजा। तो भाई पहली बार यूज हुआ है सिंगुलर काउंटेबल नाउन, आर्टिकल लाया। लेकिन वही जो राजा था, कौन? जो एक बार था वही वाला, वही जो राजा था बड़ा बुद्धिमान था, तो अब दा लगाया हमने। तो मुझे ये भी उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें धीरे धीरे समझ में आ रही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसको आप नोट कर लीजिएगा कि ए और जो एन है वो यूनिट्स और काउंटिंग एक्सप्रेशंस के पहले भी आता है। सर यूनिट और काउंटिंग एक्सप्रेशंस कौन कौन से होते हैं? जैसे डजन, स्कोर, मिलियन, बिलियन, थाउजेंड, है ना। मिलियन हो गया, हाफ एन आवर, हाफ अ किलो, इनके पहले भी आता है। या तो आप अंडरस्टूड तरीके से बोलोगे, जैसे मैंने कहा कि उसके पास 2000 रुपए हैं, 2000 रुपीज, 2000 रुपीज, लेकिन मैं बोलूँ उसके पास 1000 रुपए हैं, तो अंडरस्टूड है ना, एक ही 1000 होगा। या तो मैं बोलूँ कि 2 दर्जन बनानाज, 2 डजन बनानाज, या तो मैं ऐसे बोलूँ, लेकिन मैंने बोला डजन बनानाज, अरे अंडरस्टूड है ना, फिर एक ही दर्जन है, तो आपको ए एन लिखना पड़ेगा। उसको अंडरस्टूड ऐसे मानना नहीं है कि भाई हाँ भाई दर्जन है तो एक ही होगा, उसको लिखना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा आई हैव डजन एग्स, मेरे पास दर्जन अंडे हैं। अब यहाँ लिखा है 2 दर्जन, 3 दर्जन, 5 दर्जन, नहीं लिखा ना, तो अंडरस्टूड है कि एक ही दर्जन है, तो ए लिखना पड़ेगा, आई हैव अ डजन एग्स। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने कहा उसके पास 1000 रुपए हैं, क्या लिखा है 2000, 5000, 10,000, नहीं लिखा ना, तो अंडरस्टूड है फिर 1000 है, शी हैज़ 1000 रुपीज़। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। जैसे आपके सामने एक क्वेश्चन है, फटाफट से मुझे करके बताओ इसके अंदर क्या बनना चाहिए, जल्दी से बता दो। इफ यू बाय दिस पीस ऑफ फर्नीचर इट विल कॉस्ट यू एग्जैक्टली 1000 रुपीज आफ्टर गिविंग डिस्काउंट। डिस्काउंट मिलने के बाद आपको 1000 रुपये का पड़ेगा। अब 1000 रुपीज़ के पहले कुछ नहीं लिखा भाई, 2000 का, 3000 का, तो फिर अंडरस्टूड है, या तो 1000 बोलोगे आप लोग, 1 नहीं बोलोगे तो 1000 बोलना ही पड़ेगा। चलें जी आगे। टू मेक अ कॉमन नाउन ऑफ अ प्रॉपर नाउन, बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नाउन चैप्टर में भी मैंने पढ़ाया था। अब मैंने कहा था कि जब नाउन जब आर्टिकल आप पढ़ते हैं तो नाउन भी कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ होता है, तो नाउन की भी बातें होती रहेंगी। तो अगर पहले पढ़ा हुआ है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, दोबारा सुन लीजिए इसे, अगर जिसने नाउन पढ़ा है। जिसने नहीं पढ़ा है उसके लिए तो नई चीज़ होगी ये। चलिए, टू मेक अ कॉमन नाउन ऑफ अ प्रॉपर नाउन, टू मेक अ कॉमन नाउन ऑफ अ प्रॉपर नाउन, पहले इसका मतलब समझिए। क्या आपको पता है प्रॉपर नाउन क्या होता है? पता है। क्या आपको पता है कॉमन नाउन क्या होता है? हाँ जी पता है। जब कभी भी किसी प्रॉपर नाउन को हम कॉमन नाउन की तरीके से यूज करते हैं, जब किसी प्रॉपर नाउन को हम कॉमन नाउन बनाते हैं, तब भी ए और एन का यूज करते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं,
जब कभी किसी प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन बनाते हैं या प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन की तरह यूज करते हैं, तब भी हम लोग ए और एन का यूज करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने एक टर्म यूज किया सलमान खान, लास्ट टाइम भी मैंने यही यूज किया था, इस बार भी मैं यही यूज कर रहा हूं ताकि आपको याद आ जाए और बाकी बच्चों को अच्छे से समझ में आ जाए। क्या सलमान खान अपने आप में एक प्रॉपर नाउन है क्या? क्या सलमान खान अपने आप में एक प्रॉपर नाउन है क्या? आप बोलोगे जी सर। क्या वैसे प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल आता है? जनरल तौर पर एक अननोन के केस में आता था, हमने देखा अ मिस्टर खन्ना, लेकिन उसके अलावा अगर मैं सारे केसेस देखूं कभी भी प्रॉपर नाउन के पहले आप आर्टिकल नहीं यूज करते हैं जनरली, है ना। एक्सेप्शन से अलग बात है, वो हम सीख ही रहे हैं एक्सेप्शंस तो, लेकिन प्रॉपर नाउन के पहले नहीं आता है। तो सलमान खान भी प्रॉपर नाउन है, तो मतलब इसके पहले भी नहीं आना चाहिए। लेकिन अब मेरी बात समझिएगा, मान लीजिए मेरी गली में कोई लड़का रहता है जिसकी बॉडी बहुत सही है और बिल्कुल एकदम ऐसे हुड़ दबंग दबंग करता रहता है, तो मैं कहा बिल्कुल सल्लू भाई है यार, सलमान खान है लड़का अपना। मान लो मेरी जिम में कोई लड़का है ना, बेल बॉटम जीन्स पहनता है, पीछे जेब में कंघी रखता है, एक बीच की आंग है पूरा, और वो तेरे नाम वाले सारे गाने सुनता है अपने फ़ोन में, वही रिंगटोन लगा रखी है ना, तो लगन लगन लग गई है वो वाली लगा रखी है, तो अब सलमान खान है यार भाई अपना लड़का पूरा, है ना। लेकिन जो मेरी गली में रहता था या जो मेरे जिम में आता है, क्या वो सलमान खान है क्या? नहीं। सलमान खान तो किसी इंसान का प्रॉपर नाम है, प्रॉपर नाउन है, लेकिन मैं उस प्रॉपर नाउन को हर उस इंसान के लिए कॉमनली यूज कर रहा हूं जो कि सलमान खान जैसा है या जैसी क्वालिटीज है। तो मैं बोलूंगा उस लड़के को जो मेरी गली में रहता है, यू आर अ सलमान खान। जिम वाले को भी यू आर अ सलमान खान ब्रो, यू आर अ सलमान खान। अब आप देख रहे हैं मैंने आर्टिकल लगाया। आर्टिकल क्यों लगाया? क्योंकि हम प्रॉपर नाउन को कॉमनली यूज कर रहे हैं, वो गली वाले के लिए भी, वो जिम वाले लड़के के लिए भी। तो जब प्रॉपर नाउन को कॉमनली यूज करते हैं तो ए और एन का यूज आप लोग कर सकते हैं। जैसे उसने कहा शेरलॉक इज लिविंग इन माई नेबरहुड। शेरलॉक एक डिटेक्टिव है। मान लो आपकी गले की जो आंटियां हैं जो मोहल्ले में बैठी रहती है, वो भी ऐसे झांकती रहती हैं। आप मान लो कोई पॉलिथीन लेके आए हैं, घर में जा रहे हैं, पॉलिथीन पे पूरी नजर है कि लड़का क्या लाया घर के अंदर, तो क्या वो भी एक डिटेक्टिव की तरह नहीं होगी? तो आप कहेंगे शेरलॉक है हमारे नेबरहुड में, तो शेरलॉक रहता है, जबकि शेरलॉक होम्स कोई और है, वो डिटेक्टिव है। यस और नो? आप उस इंसान के लिए यूज कर रहे हैं जो कि शेरलॉक जैसा है। तो आप प्रॉपर को कॉमनली यूज करें, जब प्रॉपर को कॉमनली यूज करेंगे तो ए एन का यूज करेंगे। ऐसे ही यू आर तेंदुलकर। अब तेंदुलकर तो प्रॉपर नाउन है, लेकिन कोई गली में बहुत बढ़िया बल्लेबाजी करता, छक्के चौके यूं लगा के एकदम बिल्कुल, यस और नो, तो आप बोलेंगे यार लड़का अपना तेंदुलकर है, तो ही इज अ तेंदुलकर ऐसे बोलेंगे, यू आर अ तेंदुलकर, क्योंकि प्रॉपर को कॉमन यूज कर रहे हैं। अदरवाइज कोई असली में ही तेंदुलकर है, मान लो सचिन तेंदुलकर, आप उसको थोड़ी बोलोगे ही इज अ सचिन तेंदुलकर। अरे वो तो है ही ना तेंदुलकर, तो जो नहीं है, जो उसके जैसा है, उसके लिए लगाएंगे। क्या समझ में आया? प्रॉपर को कॉमन बनाए तब। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए टाइम लगा के समझा दिया। अगला जो पॉइंट है ये भी इंपॉर्टेंट, सारे ही इंपॉर्टेंट है, हम सारे एग्जामिनेशन ओरिएंटेड बातें ही कर रहे हैं, ऐसा रैंडमली कुछ नहीं पढ़ रहे हैं। बिफोर द वर्ब्स यूज्ड एज अ नाउन। आपको पता है कभी कभी ना कुछ वर्ब्स होती है इंग्लिश लैंग्वेज में जो नाउन भी होती हैं, हमें पता नहीं होता है। कुछ वर्ब्स होती है इंग्लिश लैंग्वेज में जो नाउन्स भी होती हैं। अगर वर्ब नाउन बन के आ रही है तब भी आप उसके पहले आर्टिकल यूज करेंगे। सर हमको कैसे पता लगेगा वर्ब नाउन कैसे बनी हुई है, कहाँ बनी हुई है? एग्जाम्पल देख लेते हैं। आप ये देख सकते हैं फॉर और फॉर इंग्लिश लैंग्वेज में प्रेपोजिशन होता है, तो प्रेपोजिशन के बाद तो प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट होते हैं। ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन तो होते हैं। वैसे तो वॉक वर्ब होती है, लेकिन आपको पता है ये नाउन या प्रोनाउन की जगह है, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे ये वर्ब नहीं है, ये नाउन ही बन के आई हुई है, इसलिए ए आर्टिकल लगाया। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। देखो वॉक का मतलब चलना होता है, चलना मतलब वर्ब, वर्ब के लिए आर्टिकल थोड़ी आते हैं, लेकिन आप देख रहे हो यहाँ पे तो आर्टिकल लगा हुआ है। अब आप कंफ्यूज कि वर्ब के लिए आर्टिकल कैसे आ गए? फिर वही वाली बात, यहाँ पे बेटा ये वर्ब नहीं है, ये नाउन है। वर्ब यहाँ नाउन बन के आई हुई है। सर मुझे कैसे पता लगेगा? अरे नहीं पता आपको? प्रेपो के बाद हमेशा नाउन या प्रोनाउन ही तो होते हैं। तो वर्ब यहाँ नाउन बन के आई हुई है, वर्ब का काम नहीं कर रही है, नाउन का ही कर रही है, तो इसलिए आर्टिकल लेके आएगी। तो पॉइंट बस यही है, वर्ब जब भी नाउन बनेगी तो वो आर्टिकल लेके आएगी। जैसे एग्जांपल देखेंगे, ही प्रपोज दैट वी शुड गो फॉर वॉक, तो गलत हो जाएगा। ही प्रपोज दैट वी शुड गो फॉर अ वॉक। क्या करेंगे? ही प्रपोज दैट, उसने सुझाव दिया कि हमें वॉक के लिए जाना चाहिए। जैसे यू लुक टायर्ड, व्हाई डोंट यू टेक अ रेस्ट? टेक व्हाट? टेक अ रेस्ट। वर्ब के बाद ये ऑब्जेक्ट है, देखो यहाँ पे ये नाउन की जगह है, तो नाउन की जगह इसलिए आर्टिकल आया हुआ है। टेक व्हाट? टेक रेस्ट। क्योंकि वर्ब तो यहाँ पे ये है ना, डू आपकी हेल्पिंग वर्ब है और टेक आपकी मेन वर्ब है, तो वर्ब तो यहाँ पे ये है बच्चे। तो टेक व्हाट? टेक रेस्ट, ये ऑब्जेक्ट है, ये नाउन की जगह है,
तो नाउन की जगह इसलिए आर्टिकल आया हुआ। तो वर्ब जब भी नाउन बन के आएगी आर्टिकल लेके आएगी। जैसे एग्जाम्पल देखो, हिज फादर हैज गॉन फॉर वॉक, गलत हो गया, क्या बोलेंगे, फॉर अ वॉक, क्योंकि फॉर प्रेपो के बाद नाउन ही आते हैं। आई हैड लॉन्ग टॉक विद माई मदर, आई हैड वट, लॉन्ग टॉक, वट का आंसर है, वट के आंसर हमेशा नाउन होते हैं। तो आई हैड लॉन्ग टॉक नहीं, आई हैड अ लॉन्ग टॉक। क्या मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? ये ए आर्टिकल टॉक के लिए आया हुआ है। कैसी टॉक? लॉन्ग टॉक, लॉन्ग उसको मॉडिफाई करने वाला एडजेक्टिव है। तो कभी कभी वर्ब नाउन भी होती है, हमको पता नहीं होती ये चीज़ें, जिसको पता थी बहुत अच्छी बात थी। चले भैया आगे 100%। चलिए, ए और जो एन होता है इन फ्रेजेस में भी यूज होता है। ये फ्रेजेस देखते हैं आप, ये वाले टाइप के फ्रेजेस जो होते हैं, जैसे कि मैंने कहा अ टीम ऑफ, आप आगे कुछ भी लिख दीजिए, टीम ऑफ प्लेयर्स। तो प्लेयर्स में आप देख रहे हैं कि प्लेयर्स की एक टीम है, तो अ आर्टिकल आया। जैसे मैंने कहा अ पेयर ऑफ शूज, तो शूज का एक पेयर है। अ गैलेक्सी ऑफ स्टार्स, तो आप कुछ लिख लीजिए, एन असेंबली ऑफ स्टूडेंट्स, अ ग्रुप ऑफ थिंग्स, कुछ बोल लीजिए। ऐसे केसेस में भी आपको ज़रूर ए एन का यूज़ करना है, क्योंकि ये सिंगुलर है, सिंगुलर है, सिंगुलर है और सिंगुलर है। एन क्यों लिखा हुआ यहाँ पे? असेंबली था, अ मतलब वर्वल था, वर्वल का मतलब यहाँ पे एन का यूज़ करेंगे। चले भैया, पक्की बात 100%। चलिए जी, अब हम सीखते हैं कि कहाँ पे ए और एन नहीं आता है। अभी तो हमने सीखा कहाँ कहाँ पे आता है। क्या सारे पॉइंट्स क्लियर हैं? नोट्स बना रहे हो साथ साथ, चीटिंग तो नहीं कर रहे हो? चलिए, ओमिशन का मतलब होता है कि नहीं लगना। ए एन जहाँ पे नहीं लगता है वो जगह सीखते हैं, और ये बहुत आसान है, ना भी बताऊँ तब भी काम चल जाएगा। लेकिन अब चैप्टर पढ़ रहे हैं तो सीख लीजिए, ए और एन कभी भी एडजेक्टिव के लिए नहीं आता है, कभी भी नहीं आता। किसके लिए आते हैं? नाउन या प्रोनाउन के लिए। तो सॉरी, प्रोनाउन कह रहा हूँ, सिर्फ नाउन के लिए तो आते हैं, एडजेक्टिव के लिए थोड़ी आते हैं। जैसे मैंने बोला कि ही इज़ ऑनेस्ट, अब आप बोल दोगे ही इज़ एन ऑनेस्ट, कोई बात बनेगी नहीं ना, क्योंकि ऑनेस्ट आपका एडजेक्टिव है। ये आपको कैसे पता लग रहा है? क्योंकि ऑनेस्ट किसको कह रहे हैं बच्चे? प्रोनाउन को कह रहे हैं। प्रोनाउन को जो मॉडिफाई करेगा वो क्या होगा? एडजेक्टिव होगा ना। ही कौन है? ऑनेस्ट है। तो अब एडजेक्टिव के लिए आप कभी ए और एन का यूज़ नहीं कर सकते, ये बात ध्यान रखिएगा कभी भी। जैसे राहुल इज़ पॉपुलर, अब आप बोलो राहुल इज़ अपॉपुलर, तो बात नहीं बनेगी। लेकिन हाँ, अगर आप ऐसा लिखना चाहें कि ही इज़ एन ऑनेस्ट पर्सन, अब आ सकता है, अब आ सकता है, क्योंकि अब ये जो एन है ऑनेस्ट के लिए नहीं आया, पर्सन के लिए ही है, बस साउंड इसकी यूज करता है ऑनेस्ट, ओ। तो वोवल है तो एन लगाया हुआ। खाली अ पर्सन भी लिख सकते हैं, ही इज अ पर्सन, तब भी आ सकता है आर्टिकल। लेकिन सिर्फ एडजेक्टिव के लिए नहीं आ सकता। आप ऐसा नहीं बोल सकते ही इज एन ऑनेस्ट, तो ये बात नहीं बनेगी। ए और एन आने के लिए नाउन का आना मैंडेटरी है। जैसे अब उसने बोला राहुल इज पॉपुलर, अब आप बोलो राहुल इज अ पॉपुलर, तो गलत हो गया। लेकिन आप ऐसे बोल सकते हो राहुल इज अ पॉपुलर बॉय, ये सही है, क्योंकि पॉपुलरली लिख दिया क्या। चलो वाई हटा दो, राहुल इज अ पॉपुलर बॉय, तो ये आर्टिकल अब बॉय के लिए है। तो कैसा बॉय? पॉपुलर, तो ये उसको एडजेक्टिव मॉडिफाई कर रहा है। तो आर्टिकल आने के लिए नाउन का मैंडेटरी होना जरूरी है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। ए जो एन है वो अनकाउंटेबल के लिए यूज नहीं होता है, हमको पता है ना ये चीज़। अनकाउंटेबल तो वैसे भी दैट कैन नॉट बी काउंटेड, जिसे काउंट ना किया जा सके। गोल्ड सिल्वर गोल्ड, गोल्ड सिल्वर गोल्ड कह रहा हूँ, गोल्ड सिल्वर वाटर कॉफ़ी शुगर टी, जितने भी अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, नाउन्स में लिस्ट बताई हुई है आपको, है ना। तो उनके लिए भी हम लोग आर्टिकल ए और एन का यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि ए एन आ जाने से वो गिनती के कॉन्टेक्स्ट में आ जाते हैं, जबकि ये तो अनकाउंटेबल है। बोलो हाँ। चलिए जी, ए एन प्लूरल नाउन्स के लिए भी नहीं है। प्लूरल ऑफ कोर्स दो या दो से ज़्यादा ही होंगे ना, तो ए एन तो वन का सेंस देते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। तो ए एन आप कैसे ऐसे कैसे बोल सकते हैं? अ चिल्ड्रन आर प्लेइंग, गलत हो गया ना। ऐसे आप कैसे बोल सकते हैं? अ काउज ईट ग्रास। ऑफ कोर्स प्लूरल नाउन्स के लिए कभी भी हम लोग ए और एन का यूज़ नहीं करते हैं। अच्छा, आपको पता है कभी कभी हमारे साथ धोखा भी होता है। कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं जो दिखते प्लूरल हैं, होते सिंगुलर हैं, और उनके साथ आता है। कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं जो दिखते सिंगुलर हैं, होते प्लूरल हैं। कुछ ऐसे जो दिखते भी सिंगुलर हैं, होते भी सिंगुलर हैं। कुछ ऐसे जो दिखते भी प्लूरल हैं, होते भी प्लूरल हैं। अब बोलोगे सर आप ये क्यों नहीं पढ़ा रहे? क्योंकि भाई ये मैं नाउन चैप्टर में ऑलरेडी सारी चीज़ें बता चुका हूँ आपको। तो ये नाउन्स चैप्टर की बातें, कुछ लोग इसे एडजेक्टिव में भी पढ़ा देते हैं, लेकिन मैंने उसे नाउन में पढ़ा दिया, आपको पहले ही क्लियर करवा दिया। तो यहाँ तक आपको कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत ही नहीं है, कन्फ्यूजन आने की ज़रूरत ही नहीं है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है। वो भी एडवांस कुछ पॉइंट्स देख लेना, कुछ ऐसे नाउन्स जो हमको कंफ्यूज करते हैं, क्योंकि कंफ्यूजन वाली चीज़ें पता होंगी तो आप बहुत अच्छे से चीज़ें समझ पाएंगे। चले भैया आगे, पक्का अब हम बात करने जा रहे हैं
आज का सबसे इम्पॉर्टेंट शब्द दा। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, यहाँ आता है वहाँ आता है, हमारे वो मास्टर जी पूरी लिस्ट लिखवा देते थे। करेंगे उसके बारे में बात, तो शुरुआत करते हैं दा की। तो चलिए एक काम करते हैं, सबसे पहले इसकी प्रोनाउंसिएशन सीखते हैं। आपने बहुत बार सुना होगा कि दा को हम लोग द भी बोलते हैं और दी भी बोलते हैं। तो बहुत सारे बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं इसके अंदर भी कि द कब बोले, दी कब बोले। हालांकि कुछ कुछ आइडिया आपको ए और एन से भी लग जाएगा अगर जब आप इसको समझेंगे तो। जैसे द की प्रोनाउंसिएशन द तब होती है जब आगे कॉन्सोनेंट साउंड वाला वर्ड हो। कैसा साउंड वाला? कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट मतलब वही स्वर वाली बात हो रही है। और द को हम दी तब बोलते हैं जब आगे वोवेल साउंड वाला वर्ड हो, ठीक है, या जो लेटर की शुरुआत हो रही है, पहला लेटर जो है वो बेसिकली वोवेल साउंडिंग कर रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है हाउस, तो आप देखेंगे हाउस में ह है, ह मतलब कॉन्सोनेंट है, तो इसको आप बोलेंगे द हाउस, ना कि दी हाउस। ऐसे ही भले ही यहाँ पे वोवेल लिखा हुआ है लेकिन साउंड आपको पता है यूनिकॉर्न, याक वाला, यस और नो। तो आप देखिए यहाँ पे द यूनिकॉर्न बोलेंगे, ना कि दी यूनिकॉर्न। लिखा वोवेल हुआ है, साउंड ये वाली दे रहा है, यस और नो, तो क्या बोलेंगे? द यूनिकॉर्न। ऐसे ही द पार्टी, प है ना, किड्स में क है तो द किड्स, उसको दी नहीं बोलेंगे, दी हाउस, दी यूनिकॉर्न, दी पार्टी, दी किड्स, ये गलत हो जाएगा। वहीं अगर मैं दूसरी तरफ आऊँ, अब आप देखिए सारे वर्ड्स ऐसे हैं, उनका जो पहला लेटर है साउंड जो है वो वोवेल की है। उसने बोला द आवर, आ है ना, तो अब आप बोलेंगे द आवर तो गलत हो जाएगा, तो क्या बोलेंगे? दी आवर। दी अनइनवाइटेड, अनइनवाइटेड है ना, दी अनइनवाइटेड है ना। दी एंड, ए है, ध्यान से देखिए, दी एंड ऑफ पार्क। एम्प्लॉइज में एम है, ए, तो एम्प्लॉइज, दी एम्प्लॉइज बोलेंगे। तो आई होप आपको ये जो कन्फ्यूजन थी वो क्लियर हो गई होगी कि द की प्रोनाउंसिएशन क्या होती है ना, कब दी है कब द है। दूसरा पॉइंट ये है कि आपने सुना होगा कि द के यूसेज हम बचपन से पढ़ते आते हैं, हिस्टोरिकल बिल्डिंग के पहले है, होली बुक्स के पहले है, वो पूरी लंबी चौड़ी लिस्ट लिखवाते थे, तो वही लिस्ट आपके सामने भी है। एक बार फटाफट से नज़र डाल लो, बहुत इंपॉर्टेंट है इसके ये वाले यूज़, लेकिन क्वेश्चन बड़े रेयर देखने को मिलेंगे, लेकिन स्टिल अगर मिल भी जाए तो पता होना चाहिए। हिस्टोरिकल बिल्डिंग से पहले, होली बुक से पहले, माउंटेन रेंजेस से पहले, प्लैनेट्स, रिवर्स और ओशन से पहले, गल्फ से पहले। गल्फ पता है ना आपको, गल्फ क्या होता है? सी का ऐसा एरिया जो दोनों तरफ से लैंड से घिरा होता है। जैसे मान लो कि भाई ये पूरी की पूरी ज़मीन है, ठीक है, और इधर भी ज़मीन है, और आप ये मान के चलो कि ऐसा एरिया ये जो बना हुआ है, ये मान लो यहाँ पे ये सारा समुंदर है, सारा का सारा समुंदर है, और समुंदर यहाँ पे भी है, इधर भी है। तो ये वाला आप एरिया देख रहे हैं, बेसिकली क्या है? ये गल्फ है। इसका एक हिस्सा और दूसरा हिस्सा लैंड से जुड़ा हुआ है, और नीचे ये ओशन है। तो गल्फ समझ गए ना आप, गल्फ क्या होता है? सी का ऐसा एरिया जो लैंड से जुड़ा होता है, ये सारा समुंदर है, सारा है, तो इसे आप गल्फ बोल सकते हैं, इसे बोल सकते हैं, इसे बोल सकते हैं। तो आई होप मुझे आपको समझ में आ गया कि गल्फ क्या है। ग्रुप ऑफ आइलैंड हो गया, डिजर्ट्स हो गया, ट्रेन्स के नाम के पहले होटल्स हैं, शॉप्स हैं, कंट्रीज़ हैं, स्टेट्स हैं, इनके पहले भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल आपके सामने है ना, द ताजमहल, द रेड फोर्ट है, द गीता, द महाभारत किताबों के नाम है, हिमालयाज है, या सुन लो। आल्प्स पता है आपको? आल्प्स क्या होता है? ये भी एक तरीके के माउंटेन्स ही होते हैं जिसके ऊपर बर्फ़ जमी होती है, बेसिकली उसे आल्प्स कहते हैं। ईस्टर्न घाट्स है, कोई सेलेस्टियल बॉडीज़ है। सेलेस्टियल बॉडीज़ मतलब ये जो हमें आसमान में दिखाई देते हैं, जो क्या बोलते हैं ना हिंदी में, खगोलीय पिंड, क्या जो होता है, आई डोंट नो, मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन सन, मून है ना, सेलेस्टियल बॉडीज इंग्लिश में कहते हैं। स्टार्स, अर्थ, ये जितने भी हैं इनके पहले भी दा लगाते हैं। द नॉर्थ पोल, साउथ पोल, द गंगा, द कावेरी, द कृष्णा, द थेम्स, सहारा, द थार डेजर्ट। अब पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि इससे ना आपको रेयरली देखने को मिलता है, बस आपको पता होना चाहिए कि ये लिस्ट है, यहाँ पे हम लोग दा यूज़ करते हैं। ये ओशन के नाम लिखे हुए हैं, ये सी के, ये बे ऑफ बंगाल है, गल्फ ऑफ मैक्सिको है, अंडमान्स है, और राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन के नाम ऑफ कोर्स लिखे हुए हैं। तो ये तो आप एक बार पढ़ लोगे, रिवाइज भी कर लोगे, 2-3 बार नज़रों से निकालोगे तो याद हो जाएगा, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितने आगे के पॉइंट्स हैं। इसके अंदर एक नोट है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हिमालयाज़ के पहले तो आप दा लगाते हैं, आल्प्स के पहले तो आप दा लगाते हैं, लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर पहाड़ का नाम आ जाए, कोई माउंटेन पीक आ जाए, उस केस में हम लोग दा का यूज़ नहीं करते हैं, ध्यान रखिएगा। जैसे दा माउंट एवरेस्ट नहीं बोलेंगे, खाली माउंट एवरेस्ट बोलेंगे। दा नंदा देवी नहीं, दा कंचनजंगा नहीं, है ना। तो कोई भी पहाड़ का नाम आ गया तो उसके पहले दा नहीं आएगा। हिमालयाज़ के पहले आ सकता है, आल्प्स के पहले आ सकता है, लेकिन इंडिविजुअल कोई पहाड़ की या चोटी का नाम आया तो उसके पहले नहीं आएगा। दूसरा एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमने अभी पढ़ा कि जो किताबें होती हैं, जो होली बुक्स होती हैं, जैसे कि
दा बाइबल है, दा महाभारत है, दा रामायण है ना, और दा कुरान है, इनके पहले हम दा लगा रहे हैं। लेकिन अगर उस किताब के ऑथर का नाम भी साथ में आ जाए तो उस केस में हम लोग दा यूज़ नहीं करते हैं। पढ़िए क्या लिखा हुआ है, इफ़ नेम ऑफ एन ऑथर इज़ यूज बिफोर द नेम ऑफ अ रिलीजियस बुक, दा इज़ नॉट यूज बिफोर द नेम ऑफ अ रिलीजियस बुक। समझ में आया? जैसे वैसे हम बोलते थे दा रामायणा, यस और नो, लेकिन अब हम क्या बोल रहे हैं, वाल्मीकिज रामायणा, सिंपल, ना कि वाल्मीकिज दा रामायणा, क्योंकि अब ऑथर का नाम भी आ चुका है, उस केस में दा का यूज़ नहीं करेंगे। अब कुछ बच्चे इस चक्कर में कंफ्यूज तो नहीं होते, रामायणा रामायण ये हम आखिरी में ए क्यों लगाते हैं, है ना। एक्चुअल में कुछ वर्ड्स जो हैं वो संस्कृत से उठाए गए हैं, अगर आपको पता हो तो जो जो वर्ड संस्कृत से उठाए गए हैं उसके पीछे ए आप देखेंगे जनरली आपको ऐड होता हुआ मिलता है। जैसे शिव को क्या बनाते हैं, शिवा, कृष्ण को क्या बनाते हैं, कृष्णा, राम को क्या बनाते हैं, रामा, ऐसे ही रामायण को रामायणा, महाभारत को महाभारता, यस और नो, समझ में आ रहा है। ऐसे इलियाद किताब का नाम है तो दा इलियाद होना चाहिए, है ना, काफ़ी पॉपुलर किताब है ये, लेकिन अब उसके ऑथर का नाम उसके साथ लिख दिया है तो उस केस में ऐसे नहीं बोले कि होमर्स द इलियाद, ये गलत हो जाएगा। तो आई होप कि ये वाला पॉइंट भी आपको समझ में आ गया। अगला जो पॉइंट है, डायरेक्शंस के पहले हम लोग द यूज़ करते हैं, द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ, बेसिक सा पॉइंट है। फिजिकल पोजीशन के पहले भी, क्योंकि द टॉप, द बॉटम, द बैक, है ना। वैसे मैं देखो दी बोल रहा हूँ लेकिन आना यहाँ पे द चाहिए, क्योंकि ब वाली साउंड है ना, तो कभी कभी फ्लो में निकल जाता है द और दी वाली जो साउंड होती है, लेकिन अपने सीख लिया है वैसे, है ना। बोलचाल की भाषा में देखो सब चल जाता है, और ना ही आपसे ये एग्जामिनेशन में पूछेगा कि कब द की साउंड द होती है और कब दी होती है। वो तो हमें स्पोकन इंग्लिश में थोड़ी बहुत ज़रूरत पड़ जाती है इस चीज़ की, अदरवाइज एग्जामिनेशन में नहीं आएगा वो बस आपकी जनरल नॉलेज के लिए बताया था। तो आपने क्या बोला यहाँ पे, द बैक, द बॉटम, द टॉप, यस और नो। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे क्या है, फिजिकल पोजीशन को बता रही है। इनके पहले भी हमने क्या यूज़ किया है, दा का यूज़ किया है। रिलीजियस कम्युनिटी के पहले भी हम लोग दा यूज़ करते हैं। किसके पहले, रिलीजियस कम्युनिटी, जैसे कि हिंदूज़ हैं, जीसस हैं, जीसस गलत लिखा हुआ है, ज्यूज़ होना चाहिए यहाँ पे, यहूदी जो होते हैं ना, तो द हिंदूज़ हैं, द ज्यूज़ हैं, द मुस्लिम्स हैं, द सिख्स हैं, यस और नो, द क्रिश्चियंस। तो उस केस में हम लोग भी दा यूज़ करते हैं रिलीजियस कम्युनिटी के पहले, ध्यान रखिएगा। चले आगे, समझ में आ रहा है सबको। चलिए जी, वैसे कंफ्यूज नहीं होना, तो दोबारा बोल रहा हूँ, जीसस नहीं, ये ज्यूज़ है, ज्यूज़ मतलब यहूदी होते हैं, ठीक है। चलिए, नेशनैलिटी के पहले भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नेशनैलिटी के पहले भी हम लोग दा का यूज़ करते हैं। जैसे इंडियंस हैं, फ्रेंच हैं, चाइनीज़ हैं, अमेरिकन्स हैं, रशियंस हैं, तो हम खाली ऐसे नहीं बोलेंगे इंडियंस, द इंडियंस। अब देखो यहाँ पे मैंने दी बोला क्योंकि ई वाली साउंड है ना, द इंडियंस। अच्छा, द इंग्लिश का मतलब यहाँ पे भाषा नहीं है इंग्लिश, द इंग्लिश का मतलब है कि यहाँ पे अंग्रेजों की बात हो रही है। द इंग्लिश मतलब हम अंग्रेजों के लिए यूज़ करते हैं, इंग्लिश मैन के लिए यूज़ करते हैं, जो वहाँ पे रहने वाले लोग हैं बेसिकली इंग्लैंड के अंदर। वही द फ्रेंच, फ्रेंच आपको पता है कि भाषा भी है, लेकिन मैंने बोला है द फ्रेंच, उस केस में वहाँ पे रहने वाले लोग हैं। द चाइनीज़ मतलब वहाँ पे रहने वाले लोग हैं, भाषा नहीं है अब चाइनीज़ यहाँ पे, क्योंकि भाषा के इसमें दा नहीं आता। जब सिंपल आप बोलोगे मुझे चाइनीज़ आती है, तो आप ये नहीं बोलोगे द चाइनीज़ आती है, नहीं, चाइनीज़ भाषा है, समझ में आ रहा है, लेकिन उसके पहले दा लगा देंगे तो वहाँ के लोग हो जाएंगे। ऐसे इंग्लिश खाली बोलोगे तो भाषा है, द इंग्लिश बोलोगे तो वहाँ के लोग हो जाएंगे। समझ में आ रहा है पक्का? जैसे हम इसको और डिटेल में समझते हैं इसी बात को। बट इफ़ अ नेशनैलिटी एक्सप्रेसिंग वर्ड इज यूज्ड एज अ काउंटेबल नाउन, ए और एन का यूज़ होता है। देखो हमने अभी सीखा कि जो नेशनैलिटी वाले वर्ड्स होते हैं इनके पहले हम लोग दा लगाते हैं, है ना। हमने ये पॉइंट अभी सीखा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेकिन अगर यही वाले वर्ड्स, ये इंडियन, इंग्लिश, फ्रेंच, यही वाले वर्ड अगर काउंटिंग की तरह सेंस दे रहे कि मैंने वहाँ पे लंदन में एक इंडियन को देखा, मैंने भारत में एक चाइनीज़ को देखा, तो उस केस में थोड़ी आप दा लगाओगे, तब तो आपको ए एन लगाना पड़ेगा। तो काउंटिंग के सेंस में अगर आपको यूज़ करना है इनको कि एक देखा या दो देखे, तब ए एन वगैरह या 2 3 जो आपने लगाना है वो लगा सकते हैं। जैसे आई हैव मेट द इंडियन नहीं बोलेंगे कि आई हैव मेट द इंडियन इन ऑस्ट्रेलिया, कि मैं उस इंडियन से मिला, गलत हो गया है, तो सेंस से नहीं बना कुछ। आई हैव मेट एन इंडियन, एक इंडियन से मिला, अब वो कोई भी था, अननोन था बेसिकली हमारे लिए, अनिश्चित था, इसलिए हमने यहाँ पे एन लगाया। तो काउंटिंग एक्सप्रेशन की बात करें तो ए एन लगा सकते हैं। एन इंग्लिशमैन वॉज देयर इन माई कॉलेज, इंग्लिशमैन का मतलब अंग्रेज की बात हो रही है, तो यहाँ पे आप द इंग्लिशमैन नहीं बोल देंगे, वो गलत हो जाएगा। तो समझ में आया, जनरल सेंस में हम लोग दा लगाते हैं, लेकिन अगर गिनने की बात आ जाए तो उस केस में हम लोग ए एन का यूज़ करते हैं, अगर एक की बात करनी है तो। अगला भी इसी से रिलेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कह रहा है कि जो दा है ना,
इज नॉट यूज बिफोर द नेम ऑफ द लैंग्वेज। मैंने जैसा कि अभी आपको बताया, भाषा के नाम के पहले कभी दा नहीं आता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है द इंग्लिश इज स्पोकन इन इंग्लैंड। अब आप ध्यान से देखो, द इंग्लिश लिखा हुआ है। अब इंग्लिश यहाँ पे बोले जाने की बात हो रही है, तो मतलब यहाँ लैंग्वेज है। अगर लैंग्वेज है तो उसके पहले दा नहीं आएगा, क्योंकि अभी हमने सीखा द इंग्लिश का मतलब होता है अंग्रेज, है ना, अंग्रेजों को बोलते हैं हम लोग। अब आप ऐसे बोल सकते अंग्रेजों को बोला जाता है इंग्लैंड में, कोई सेंस बनेगा? नहीं बनेगा। तो यहाँ पे भाषा की बात करनी थी, इंग्लिश इज स्पोकन इन इंग्लैंड। जैसे आई नो द हिंदी, द उर्दू, द पंजाबी। भाषा के नाम के पहले आप लोग द यूज नहीं करोगे। आई नो हिंदी, उर्दू एंड पंजाबी। आई होप माई पॉइंट गॉट क्लियर। लेकिन अगर उस भाषा के आगे लैंग्वेज शब्द लिखा हुआ है, जैसे हम बोलते हैं इंग्लिश लैंग्वेज, उर्दू लैंग्वेज, उस केस में फिर आप द यूज करते हैं। इफ नेम ऑफ द लैंग्वेज इज यूज बिफोर द वर्ड लैंग्वेज, कोई भी भाषा है उसके पहले दा नहीं आता, लेकिन उस भाषा के साथ लैंग्वेज लिखा हुआ है, लैंग्वेज वर्ड भी लिखा हुआ है, तब दा यूज करते हैं। दा इज यूज बिफोर द नेम ऑफ द लैंग्वेज। जैसे उसने बोला डू यू स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज, तो गलत हो गया, क्योंकि अब लैंग्वेज भी लिखा हुआ, तो आपको बोलना पड़ेगा डू यू स्पीक द इंग्लिश लैंग्वेज। ये जो है अब इसके लिए आ गया, साउंड इसका यूज करेगा, आता आपको पता है आगे वाले के लिए। जैसे इसने बोला डू यू स्पीक इंग्लिश, ये सही है, क्योंकि देखो इंग्लिश भाषा है, भाषा के पहले नहीं आता है, नहीं आया हुआ है देखो इस वाले सेंटेंस के अंदर। लेकिन मैं बोलूँगा इंग्लिश लैंग्वेज, जब लैंग्वेज शब्द लिख दोगे तब आपको दा का यूज करना पड़ेगा। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज आपने नहीं होना है। उसने बोला जर्मन लैंग्वेज, अब लैंग्वेज लिख दिया तो दा का यूज करना पड़ेगा। अगर लैंग्वेज नहीं लिखा, खाली जर्मन लिखा है, खाली जर्मन, तो फिर कोई दा नहीं आएगा। आई नो जर्मन, मैं जर्मन जानता हूँ। आई नो इंग्लिश, मैं इंग्लिश जानता हूँ। आई नो उर्दू, मैं उर्दू जानता हूँ। समझ में आया सबको? तो मैं अलग से आपको एक बार इसका रिकैप दे दूं, फिर क्वेश्चन पूछेंगे। एक छोटा सा पॉइंट और रह गया, अगर भाषा के नाम के आगे लैंग्वेज की जगह ट्रांसलेट भी लिखा होगा, या पहले कहीं पे ट्रांसलेट लिखा होगा, तब भी आप उसके साथ दा लगा सकते हैं। इफ द वर्ड ट्रांसलेट इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ लैंग्वेज, दा इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ लैंग्वेज। समझ में आया? अगर ट्रांसलेट शब्द भी आसपास भाषा के यूज हुआ, तब भी दा लगाएंगे। जैसे ट्रांसलेट हिंदी इनटू इंग्लिश, गलत हो गया। ट्रांसलेट द हिंदी इनटू द इंग्लिश, हिंदी से इंग्लिश में करें। स्पेसिफिक बनाना है हमें, यहाँ पे डेफिनेट बनाना है। ट्रांसलेटेड फ्रॉम दिस संस्कृत। तो क्या आपको समझ में आए सारे पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए? देखो आपके सामने एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ, आप मुझे बताइएगा, ठीक है? अगर मान लीजिए, बड़े प्यार से समझना कि फ्रेंच जो है, फ्रेंच अगर ये एक लैंग्वेज है, मान लो कहीं पे ये लैंग्वेज की तरीके से यूज हो रहा है, मान लो ये लैंग्वेज की तरीके से यूज हो रहा है, तो क्या फ्रेंच के पहले दा आएगा? नहीं आएगा। भाषा के पहले दा नहीं आता है, खाली बोलेंगे फ्रेंच इज स्पोकन हियर, यस और नो। लेकिन फ्रेंच जो है, फ्रेंच के आगे लैंग्वेज भी लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है फ्रेंच लैंग्वेज, तो उस केस में आपको पता है लैंग्वेज के लिए हम लोग दा यूज करते हैं, ऐसे बोलेंगे द फ्रेंच लैंग्वेज। समझ में आया? अगर बोलना है कि ट्रांसलेटेड फ्रॉम फ्रेंच, तब भी गलत होगा, ऐसे बोलेंगे ट्रांसलेटेड फ्रॉम द फ्रेंच। उस केस में भी हम ट्रांसलेट शब्द के साथ भी दा यूज करते हैं। लेकिन अगर मैं बोलूं खाली द फ्रेंच, अगर लिखना भी है आपको द फ्रेंच, तो यहाँ पे द फ्रेंच का मतलब हो जाएगा फ्रेंच में रहने वाले लोग, वहाँ के निवासी की बात हो रही है, यहाँ पे पीपल की बात हो रही है। क्या आपको कॉन्टेक्स्ट समझ में आया? और देखें, नोट कर लेना इसे, और देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। मैंने बोला इंग्लिश, तो ये है भाषा, लैंग्वेज की बात हो रही है, यहाँ पे लैंग्वेज है, इसके पहले कोई भी आप लोग दा यूज नहीं करेंगे। इंग्लिश एक भाषा है, भाषा के पहले नहीं आता। अगर मैं बोल भी देता हूँ द इंग्लिश, तो द इंग्लिश का मतलब इंग्लिश मैन की बात हो रही है, लोगों की बात हो रही है, पीपल की बात हो रही है। द इंग्लिश का मतलब नेशनैलिटी शो की जा रही है, यस और नो। लेकिन अगर मैं बोल देता हूँ इंग्लिश लैंग्वेज, अगर मैं बोल देता हूँ इंग्लिश लैंग्वेज, भाषा की बात तो हो रही है, लेकिन लैंग्वेज शब्द आ जाने से हम लोग दा यूज करते हैं, आपको पता है। और अगर ट्रांसलेट शब्द भी कहीं ना कहीं यूज होगा, उस केस में भी दा आएगा। ट्रांसलेटेड फ्रॉम द इंग्लिश, ट्रांसलेटेड द इंग्लिश इनटू द हिंदी, है ना। चलो एक काम करते हैं, मैं दोबारा से फटाफट दिखाता हूँ, जल्दी से देखेंगे। पहले हमने देखा कि नेशनैलिटी के पहले दा आता है, सीख लिया आपने। और अगर नेशनैलिटी को ही अगर काउंटेबल की तरीके से यूज करना है, तब हम ए एन भी यूज कर सकते हैं। फिर हमने देखा अगर भाषा की बात करें तो भाषा से पहले दा नहीं आता, जो कि हम 1000 बार मैं आपको बता चुका हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन अगर उसके साथ लैंग्वेज शब्द यूज मिले आपको, तो उस केस में आपने दा लगाना है, जनरल तौर पर नहीं आता।
और अगर आपको ट्रांसलेट शब्द भी यूज मिलता है, यूज होता हुआ दिखाई देता है, उस केस में भी आपने फिर दा को लगाना है। तो जरा एक बार इस क्वेश्चन को बता दो जो आपके सामने लिखा हुआ है, जल्दी से, जल्दी बताएंगे। ऑल्दो इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश, कोई सेंस बना? वो कह रहा है कि इंग्लिश जो है भाषा है इंग्लिश की, तो ये आपको ये बोलना था इंग्लिश जो है वो भाषा है इंग्लिश बोलने वाले लोगों की। मतलब यहाँ पे आपको पीपल को रेफर करते हुए शब्द बताना है, यहाँ पे आपको भाषा को रेफर करते हुए बताना है। आप बताओ इंग्लिश के जस्ट साथ में कहीं लैंग्वेज लिखा है साथ में? तो साथ तो नहीं लिखा ना, तो यहाँ पे द इंग्लिश तो नहीं कर सकते, ऑल्दो द इंग्लिश गलत हो जाएगा, क्योंकि द इंग्लिश का मतलब तो लोग होता है, तो भाषा के पहले तो आता ही नहीं है द, तो इंग्लिश सही लिखा हुआ है। कह रहा है इंग्लिश जो है वो भाषा है किसकी? द इंग्लिश की। द इंग्लिश का मतलब अंग्रेजों की भाषा है, अब लोगों का सेंस देना था यहाँ पे, इसलिए वहाँ पे द इंग्लिश करेंगे। येट वी द इंडियंस, देखो फिर नेशनैलिटी के पहले द आया हुआ है, कैन लर्न एंड स्पीक इट मोर फ्लुएंटली देन दे डू। यहाँ पे डू जो है अंडरस्टूड होता है, लिखते नहीं है, वो दे आखिरी में सही लिखा हुआ है। क्या सबको समझ में आया? अगर आ गया तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज नोट्स बनाओ, इसको बार बार रिवाइज करो, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, आप निश्चिंत रहिए, है ना। तो चलिए अगला पॉइंट भी देख लेते हैं। अगला जो पॉइंट है आर्म फोर्सेस, गवर्नमेंट ब्रांचेस और पॉलिटिकल पार्टीज से रिलेटेड है। इनके पहले भी हम लोग दा यूज़ करते हैं। आर्म फोर्सेस जैसे कि आर्मी है, एयरफोर्स है, नेवी है, दा यूज़ करेंगे इनके पहले। जुडिशरी है, लेजिस्लेटिव है, एग्जीक्यूटिव है, गवर्नमेंट ब्रांचेस हैं, इनके पहले हम लोग दा यूज़ करेंगे, या फिर कोई पॉलिटिकल पार्टी की आप लोग बात करें, ठीक है जी। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ, जो इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। दा दिस लिखा हुआ है, दा आना चाहिए यहाँ पे, टाइपिंग एरर होगा। दा इज़ यूज बिफोर द नेम ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जितने भी होते हैं, जैसे कि हारमोनियम है, तबला है, कीबोर्ड है, और कोई भी फ्लूट है, सबके पहले हम लोग दा यूज़ करते हैं जनरल सेंस में। जैसे ही कैन नॉट प्ले द गिटार आना चाहिए, ही वॉन्ट्स टू लर्न द तबला होना चाहिए, आई वॉन्ट टू लर्न द गिटार होना चाहिए, ही वॉन्ट्स टू लर्न द हारमोनियम होना चाहिए, यस और नो। जनरल सेंस में हम लोग किसका यूज़ करते हैं? दा का यूज़ करते हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के पहले। लेकिन अगर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को आप काउंटिंग एक्सप्रेशन की तरह यूज़ कर रहे हैं, उसे गिनती के कॉन्टेक्स्ट में यूज़ कर रहे हैं, तब आप ए और एन भी यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपने बोला आई हैव बोट अ पियानो, क्योंकि आपने एक पियानो खरीदा है, तो आप ऐसे थोड़ी बोलेंगे आई हैव बोट द पियानो, गलत हो जाएगा ना। तो आई हैव बोट अ पियानो बोलेंगे, क्योंकि एक खरीदा है, दा नहीं। लेकिन आप बोलना चाहते हैं आई वॉन्ट टू लर्न अ पियानो, तो गलत हो गया, तो आई वॉन्ट टू लर्न द पियानो। जनरल सेंस में जब हम बजाने की बात करते हैं, सीखने की बात करते हैं, सिखाने की बात करते हैं, उस केस में हम लोग दा यूज़ करते हैं। लेकिन उसे खरीदने के कॉन्टेक्स्ट में अगर एक का सेंस देना, तो हम ए और एन का भी यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू नीड। समझ में आया? सिमिलर सिचुएशन होती है इन्वेंशंस के पहले, जो नेम ऑफ इन्वेंशंस होते हैं जनरल सेंस में इनके पहले दा आता है, द टीवी, द वायरलेस, द टेलीफोन, द माइक्रोस्कोप, द रेडियो, या सुन नो। लेकिन अगर इनका भी यूज़ हम काउंटिंग एक्सप्रेशन में करें तो ए एन भी आ सकता है। जैसे यहाँ पे देखेंगे हु इन्वेंटेड द टेलीस्कोप, हु इन्वेंटेड द माइक्रोस्कोप, सिंपल जनरल सेंस है, तो इसलिए दा लगाया। लेकिन अगर आपको वाक्य में एक टीवी खरीदना है, एक टीवी खरीदना है, तो आप क्या बोलोगे? आई वॉन्ट टू बाय अ टीवी, या ही हैज़ बोट अ टीवी। यहाँ पे देखो ए एन लगा रहे हो आप, तो जब काउंटिंग की बात हो तो ए एन आ सकता है। जनरल सेंस में हम लोग दा यूज़ करते हैं। क्या सबको समझ में आ रहा है? पक्की बात है। चलिए जी, और ये कुछ फ्रेजेस हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे। एक तरफ राइट है, दूसरी तरफ रॉन्ग है, इनके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, आपको बस याद करने पड़ेंगे। 2-3 बार रिवाइज करोगे, अपने आप याद हो जाएंगे। ये वाले सारे सही होते हैं और ये वाले सारे गलत होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद जो ये भी एक अलग से, यह मैं लिख देता हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट आ रहे हैं लगातार। पार्ट्स ऑफ बॉडी के नाम के पहले भी हम लोग दा यूज़ करते हैं। जैसे शी हिट मी ऑन दी हेड, है ना, दी। अब देखो ये दा और दी अगर मैं फ्लो में कहीं आगे पीछे बोल रहा हूँ तो भूल चुक लेनी देनी, बोल चाल की भाषा में चल जाता है, लेकिन एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन मैंने सिखा दी है। तो शी हिट मी ऑन द हेड, ठीक है। तो अब देखो हेड क्या है? पार्ट्स ऑफ बॉडी का नाम है। आई पार्ट्स ऑफ बॉडी का नाम है। लेग पार्ट्स ऑफ बॉडी का नाम है। यस और नो? मतलब पार्ट्स ऑफ बॉडी ऑफ कोर्स नाम है, तो इनके पहले हम लोग दा यूज़ करते हैं। ये हो गया बेसिक सा पॉइंट। लेकिन इससे रिलेटेड बहुत सारे पॉइंट हैं। तो जनरल सेंस में तो पार्ट्स ऑफ बॉडी के नाम के पहले हम लोग दा यूज़ कर रहे हैं, लेकिन इसको पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है। इफ द नेम ऑफ पार्ट्स ऑफ बॉडी इज यूज्ड आफ्टर द नेम ऑफ डिसीज, द इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ पार्ट्स ऑफ बॉडी। देखो, अगर किसी पार्ट्स ऑफ बॉडी के नाम के साथ
डिसीज का नाम भी लिखें, डिसीज का नाम भी लिखें, उस केस में भी पार्ट्स ऑफ बॉडी के साथ दा आता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने कहा भाई कैंसर है, तो कैंसर तो कई चीज़ों का होता है। कैंसर आपका थ्रोट में भी होता है ना। कैंसर आपका लंग वाला भी होता है और ब्रेस्ट कैंसर भी होता है। कॉमन सी चीज़ें, हमने इतने सारे टाइप के कैंसर हमको पता है, लेकिन आपको बताना है कि मुझे लंग का कैंसर है, किसी पर्टिकुलर जो पार्ट ऑफ बॉडी है उसका आपने स्पेसिफिक पॉइंट आउट करके बताना है कि यहाँ का कैंसर है। तो आप निश्चित बना रहे हो ना, तो आप ऐसे बोलोगे कैंसर ऑफ लंग नहीं, कैंसर ऑफ द लंग, कैंसर ऑफ द थ्रोट। तो मैं वही बताना चाह रहा हूँ, किसी पार्ट्स ऑफ बॉडी का नाम अगर किसी बीमारी के साथ आए, उस केस में भी उसको स्पेसिफाई करना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ का कैंसर है। जैसे इन्फ्लेमेशन का मतलब होता है सूजन। अब सूजन कई जगहों पे हो सकती है, हाथ पे, पैर पे, सर पे, मुंह पे, कहीं कमर पे, बहुत जगह पे, लेकिन उसने स्पेसिफिकली मेंशन करके दिया द थ्रोट। तो जब पार्ट्स ऑफ बॉडी किसी डिसीज या किसी बीमारी कोई भी चीज़ के साथ यूज़ करते हैं, उस केस में भी हम लोग दा का यूज़ करते हैं। तो मतलब जनरल सेंस में करते हैं, इतना बात हमें पता लग गई। लेकिन अगर आप पार्ट्स ऑफ बॉडी को काउंटिंग एक्सप्रेशन की तरह यूज़ करोगे तब थोड़ी दा लगाओगे। अब मुझे बोलना है कि मेरा एक सर है, तो आप ऐसे थोड़ी बोलोगे आई हैव द हेड, आई हैव अ हेड ना, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे वही बोल रहे, अ काउ हैज़ अ माउथ, अ नोज, अ हेड। एक सर है, एक नाक है, एक हेड है एंड 2 ईयर्स। तो जब काउंटिंग एक्सप्रेशन की बात करनी है, उस केस में हम लोग ए एन का यूज़ भी कर सकते हैं, जनरल सेंस में हम लोग दा यूज़ करते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा है। चले, दा इज नॉट यूज इन दीज फ्रेजेस, इन सारे फ्रेजेस में हम लोग दा का यूज नहीं करते हैं, ध्यान रखिएगा। ऑन फुट होता है, ऑन द फुट नहीं। एट हैंड होता है, इन हैंड होता है। ये कुछ फ्रेजेस हैं, देयर इज नो लॉजिक बिहाइंड दैट, आपको याद करने पड़ेंगे। आर्टिकल चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें याद करने वाली है, तभी आर्टिकल चैप्टर बच्चों को मुश्किल लगता है। तो याद कैसे होंगी? बार बार रिवाइज करने से और इस पे बने क्वेश्चंस लगाने से। तो निश्चिंत रहिए, क्वेश्चंस भी करवाऊंगा मैं। और भी कुछ चैप्टर्स के बचे हुए हैं, जैसे वर्ब के मुझे करवाने हैं और आपको कंजंक्शन के करवाने हैं, एडवर्ब के करवाने हैं। हालांकि मैंने मिरर ऑफ कॉमन एरर सीरीज बनाई हुई है, उसमें मैंने वो चैप्टर्स भी कवर कर रखे हैं, लेकिन स्टिल अलग से भी मैं सोच रहा था कि 100 क्वेश्चन आपको करवा दूंगा जो बचे कुछ चैप्टर हैं। हालांकि मैंने बाकी सारे चैप्टर्स के तो आपको करवा ही रखे हैं ना, टेंस के, नाउंस के, प्रोनाउंस के और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के, प्रेपोजिशन के, सबके करवा रखे हैं। आई एज्यूम दैट, है ना, करवा ही रखे हैं, एज्यूम का करना है इसके अंदर। चलिए, अच्छा ये भी इंपॉर्टेंट है, समझेंगे। इफ अ टाइटल और अ पोस्ट इज यूज टू डिनोट अ पर्सन, द इज यूज बिफोर द टाइटल और द पोस्ट। अगर किसी इंसान को उसके ओहदे से बुला रहे हैं, उसके पद के नाम से पुकार रहे हैं, उस केस में भी हम उस टाइटल के पहले हम लोग द यूज करेंगे। अगर किसी इंसान को उसके नाम से ना पुकार कर उसकी टाइटल या उसके पोस्ट से बुला रहे हैं, तो उस केस में द यूज करेंगे। जैसे हमने ये थोड़ी बोला मिस्टर मोदी वांट्स टू टॉक टू यू, हम बोल रहे हैं द प्राइम मिनिस्टर वांट्स टू टॉक टू यू। तो किसी इंसान को उसकी पोस्ट के नाम से पुकार रहे हैं, इसलिए दा लगाएंगे। कि चीफ मिनिस्टर कल यहाँ आएंगे, तो द चीफ मिनिस्टर कम्स हियर टुमारो। तुम्हें ट्रस्ट करना चाहिए डायरेक्टर को, नाम नहीं लिया कि मिस्टर राहुल को, मिस्टर करण को, नहीं, सीधा बोल रहे हैं यू शुड ट्रस्ट द डायरेक्टर। तो इस केस में भी आप लोग दा यूज करेंगे, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगला नाउन इन अपोजिशन से रिलेटेड है। कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने नाउन इन अपोजिशन को सुना है पहले? क्या है ये नाउन इन अपोजिशन? चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं, बड़े प्यार से समझना नाउन इन अपोजिशन क्या है, ठीक है। एक्चुअल में आप ध्यान से देखेंगे, अगर मैं नीचे वाला सेंटेंस देखूं, चलो ऊपर वाला ही देख लो। टैगोर द पोएट वाज फेमस। क्या आप देख रहे हैं कि ये भी एक नाउन है और ये भी एक नाउन है? अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप ये बाद में सीखेगा कि दा कहाँ आता है, भी आप सीखे कि नाउन इन अपोजिशन क्या। देखो लिखा हुआ है नाउन इन अपोजिशन। आप मुझे बताइए, क्या टैगोर किसी पर्सन का नाम है, नेमिंग वर्ड है, नाउन है क्या? आप बोलेंगे जी सर। पोएट एक कॉमन नाउन है क्या? हाँ जी सर। आप भी कवि हैं तो आप भी पोएट हैं, मैं भी कवि हूँ तो मैं भी पोएट हूँ, या कोई लड़की भी कवि है तो वो भी पोएट है। तो कवि एक जनरल शब्द हो गया, कॉमन नाउन है। अब दो नाउन साथ साथ आ रहे हैं और सेम पर्सन को रेफर कर रहे हैं। टैगोर द पोएट वाज फेमस, टैगोर जो कवि थे वो फेमस थे। अब ये दोनों नाउन जब एक ही पर्सन को रेफर करते हैं और साथ साथ आते हैं तो उनको कहते हैं ये नाउन अपोजिशन में है ना, एक साथ आए हुए हैं, अपोजिशन में है। उस केस में क्या होता है, जो कॉमन नाउन यूज हुआ होता है ना, उस केस में हम दा यूज करते हैं। टैगोर हु द पोएट वाज फेमस, समझ में आया? जो वर्ड इसी वर्ड के बारे में ही बता रहा है बेसिकली। वैसे तो नाउन को मॉडिफाई कौन करता है? एडजेक्टिव करता है, लेकिन यहाँ पे नाउन के बारे में दूसरा कॉमन नाउन ही डिफाइन कर रहा थोड़ा और। तो ये दो नाउन फ्रेजेस साथ साथ आए हुए हैं, ये नाउन अपोजिशन में एक दूसरे के आमने सामने है या बराबर में रखे हुए हैं, एक के साथ एक रखा हुआ है
है ना, बिसाइड ईच अदर। उस केस में जो कॉमन नाउन होता है, अपोजिशन वाले में जो कॉमन नाउन होता है उसके पहले हम लोग दा यूज करते हैं। जैसे मैंने कहा टैगोर जो है ना बड़े फेमस थे, तो किसी ने पूछा कौन टैगोर, मैंने कहा वही जो कवि है, तो ऐसे बोलेंगे टैगोर द पोएट वाज फेमस। अगर आपने यहां से दा हटा दिया तो गलत हो जाएगा। राघव जो है ना बड़ा लेबोरियस है, अरे कौन राघव, वही जो डांसर है, तो राघव द डांसर इज लेबोरियस। क्या सबको समझ में आ रहा है कि नाउन इन अपोजिशन में अगर दोनों नाउन साथ साथ रखे हुए हैं तो जो कॉमन नाउन है उसके पहले भी हम लोग दा यूज करते हैं, थोड़ा और स्पेसिफाई करने के लिए। ये भी एक बहुत खूबसूरत पॉइंट है अगले वाला, पढ़ेंगे इसे क्या लिखा हुआ है। इफ कॉमन नाउन इज यूज्ड एज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, अगर कॉमन नाउन को एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह यूज करते हैं तो उस केस में दा का यूज करते हैं कॉमन नाउन के पहले, लेकिन मीनिंग भी चेंज होता है। अब आप पहले मुझे ये बताओ कि कॉमन नाउन क्या होता है। कॉमन नाउन होता है किसी भी चीज, ऐसा वर्ड जो सबको कॉमन दिया गया हो। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, किसी भाव का नाम, किसी फीलिंग का नाम, यस और नो, किसी क्वालिटी का नाम। तो कह रहा है अगर कॉमन नाउन को आपने एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना है, अगर कोई कॉमन वर्ड को आपने उसका भाव बनाना है, तो उस केस में भाव बनाने के लिए हम लोग दा यूज करेंगे उस कॉमन नाउन से पहले। एग्जाम्पल के तौर पे ये वर्ड उठाइए, सिर्फ पेट्रोइड उठाइए। पेट्रोइड क्या ये नाउन है? हाँ जी सर। कैसे पता लगा? आप देशभक्त हैं? हाँ है। मैं हूँ? हाँ है। किसी दूसरे पर्सन से पूछते हैं जो भारत में रहता है, हाँ है, हाँ भाई वो भी है। तो पेट्रोइड होता है देशभक्त, अपने देश से प्यार करने वाला, जिसके अंदर देशभक्ति हो, है ना, जो अपने देश पे गर्व करता है, अपने देश से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, पेट्रोइट, है ना। तो मैं भी पेट्रोइट हूँ, आप भी पेट्रोइट है और ये भी पेट्रोइट है, सब पेट्रोइट है। तो क्या ये कॉमन नाउन हुआ या नहीं हुआ? हुआ। अब मुझे बोलना है कि उसके अंदर देशभक्ति की भावना को जगाना है। क्या बोला मैंने? उसके अंदर देशभक्ति की भावना। वैसे देशभक्त एक कॉमन नाउन है, लेकिन अब मैं उस कॉमन नाउन को क्या कर रहा हूं, भाव बना रहा हूं, एब्स्ट्रैक्ट बना रहा हूं। उसके अंदर देशभक्त नहीं, देशभक्ति की भावना को जगाना है। तो अब ये भाव बन गया, क्वालिटी बन गई। तो जब कॉमन नाउन को कोई क्वालिटी बना देते हैं हम, उस केस में दा यूज करते हैं। यहां पे दा पेट्रोइट इन हिम का मतलब है उसके अंदर देशभक्ति की भावना। समझ में आ रहा है? जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं पूछता हूं कि फादर कैसा नाउन है? कॉमन नाउन है। अगर आप एक पिता हैं तो आप भी एक फादर है, मैं हूं तो मैं भी फादर हूं, मेरे पिताजी भी जो फादर हैं और उनके जो पापा हैं वो उनके लिए फादर थे, मतलब ग्रैंडफादर मेरे फादर के लिए फादर थे। कॉमन सी बात है। तो अब आप मुझे बताओ क्या ये कॉमन नाउन हुआ? हुआ। लेकिन कहा उसने कि जब मुझे बेबी मिला, व्हेन आई फाउंड अ बेबी, जब मैं जा रहा था रास्ते में, मुझे बेबी मिला तो मेरे अंदर पिता की भावना जाग गई। अब दा फादर लिखा हुआ है तो यहाँ पे पिता की भावना की बात हो रही है। तो वैसे अगर आपको कॉमन नाउन को भाव बनाना है तो बस उसके पहले दा लगा दो, वो भाव बन जाएगा। अगर बनाना है तो, नहीं बनाना तो ठीक है, रहने दो। फिर जनरल सेंस में देखेंगे फिर चीज़ों को। तो आपको उम्मीद है कि मेरा पॉइंट समझ में आ गया। जैसे मान लो मैं पिता हूं नहीं, लेकिन मेरे अंदर पिता की भावना जाग गई। द फादर इन मी अराउज्ड, अराउज का मतलब जागना। जो वाइफ है अभी वो मदर है नहीं, लेकिन वाइफ के अंदर जो माँ की भावना है वो रोने लगी, होता ना। मेरी बीवी के अंदर जो माँ की भावना है, द मदर इन वाइफ क्राइड आउट। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा है। जैसे कि एग्जांपल ये देखो, अब अगर मैं यहां से दा हटा दूं तो ये गलत हो जाएगा सेंटेंस। वो कैसे? इट इज एनिमल इन यू दैट मेक्स यू कमिट अ क्राइम। अब आप मुझे बताओ, एनिमल क्या कॉमन नाउन है? हाँ जी, क्योंकि शेर भी एक एनिमल है और कुत्ता भी एक एनिमल है, ठीक है, कॉमन नाउन है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि इट इज एनिमल इन यू, तुम्हारे अंदर जो जानवर है उसने तुम्हें विवश किया क्राइम को कमिट करने में। अब तुम्हारे अंदर जानवर नहीं है, तुम्हारे अंदर जानवरपन है। जानवरपन ही बोलते हैं ना, आई डोंट नो क्या बोलते हैं, चलो जानवरपंती है पंती बोलते हैं, चलो जो भी बोलते हैं। तुम्हारे अंदर जो जानवर वाले जो भाव है ना, उसकी वजह से तुमने कमिट किया है। तो क्या आएगा? इट इज द एनिमल। अब हम कॉमन नाउन को भाव बना रहे हैं तो बिना दा के ही गलत हो जाएगा सेंटेंस। इट इज द एनिमल इन यू। अब दी बोलेंगे, द बोलेंगे, एनिमल है ना, अब दी बोलेंगे। इट इज द एनिमल इन यू दैट मेक्स यू कमिट अ क्राइम। मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गया। ये इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अब आपके सामने है। एक ये वाला और एक वो सलमान खान वाला, सीख लीजिए इसे ढंग से। और दोनों में कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं आपने होने देनी है। दोनों दिखते एक जैसे हैं लेकिन है नहीं। चलो पहले खुद पढ़ो एक बार फटाफट से इसे।
व्हेन अ प्रॉपर नाउन इज कंपेयर टू अदर प्रॉपर नाउन ऑफ द सेम क्लास ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटीज, उस केस में हम लोग दा का यूज करते हैं बिफोर द अदर प्रॉपर नाउन। कैसे जी? चलो समझो, वो बोलना क्या जा रहा है, कह रहा है अगर किसी प्रॉपर नाउन को, ध्यान से समझना, अगर किसी प्रॉपर नाउन को दूसरे प्रॉपर नाउन से कंपेयर करते हैं सेम क्वालिटीज दर्शाने के लिए, उस केस में जो दूसरे वाला प्रॉपर नाउन है उसके पहले दा आता है। सर एग्जाम्पल दीजिएगा। एग्जाम्पल देखते हैं। क्या मुंबई एक प्रॉपर नाउन है? क्या लंदन एक प्रॉपर नाउन है? क्या हम ऐसा कह रहे हैं कि मुंबई हमारे देश का लंदन है? क्या एक प्रॉपर नाउन को दूसरे प्रॉपर नाउन से तुलना कर रहा हूं सेम क्वालिटी दर्शाने के लिए कि मुंबई हमारे देश का लंदन है? लेकिन है क्या? नहीं है ना। लंदन तो अपने आप में एक शहर है। तो हम कह रहे हैं मुंबई हमारे देश का लंदन है, तो जो नहीं है, जिसका यूज कर रहे हैं तुलना करने के लिए, उसके पहले दा लगाएंगे कि मुंबई इज द लंदन ऑफ इंडिया, क्योंकि लंदन है नहीं, वो बस यूज कर रहे हैं उसका, क्योंकि लंदन अपने आप में ही एक प्रॉपर है, वैसे अलग से है, उसका बस तुलनात्मक तौर पे यूज करने के लिए हम लोग यहाँ पे दा यूज करते हैं। जैसे मैंने कहा कालिदास शेक्सपियर है इंडिया के, क्या है? क्या नहीं है ना, बस यूज कर रहे हैं किसी प्रॉपर नाउन का किसी दूसरे प्रॉपर नाउन से कंपेयर करने के लिए। तो जो नहीं है उसके पहले आप दा लगाएंगे। अब्दुल कलाम जो है वो न्यूटन है हमारे देश के, क्या है? क्या नहीं है ना। तो उस केस में हम लोग उसके पहले दा लगाएंगे जिस प्रॉपर नाउन का हमने यूज किया तुलना करने के लिए, जो हमने बेंचमार्क यूज किया उसके पहले लगाएंगे। अब आपको वो ध्यान होगा, एक पहले भी बड़ा सलमान खान वाला, वो इससे कैसे डिफरेंट है? वो ऐसे डिफरेंट है क्योंकि उसमें हम क्या करते थे, अगर कोई प्रॉपर नाउन कॉमनली यूज होता है, वो ये था, अगर किसी प्रॉपर नाउन को हम कॉमनली यूज करते हैं तो ए और एन यूज करते हैं, ये अलग चीज है और ये अलग है। वहां पे क्या था, अगर सलमान खान को मैं कॉमनली यूज कर रहा हूं तो ए एन का यूज करूंगा, यू आर अ सलमान खान, यू आर अ तेंदुलकर। लेकिन यहां पे किसी एक प्रॉपर नाउन को अगर आप दूसरे प्रॉपर नाउन से कंपेयर कर रहे हैं तो जो नहीं है लास्ट वाला, उसके पहले दा यूज करेंगे। जैसे मुंबई इज द लंदन ऑफ इंडिया, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। समझ में आ रहा है दोनों में डिफरेंस क्या था? आई होप आपको डिफरेंस समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं केस ऑफ नो आर्टिकल की। क्या है जी ये केस ऑफ नो आर्टिकल? मतलब जहां पे कोई आर्टिकल नहीं आता है किसी भी तरीके का। ठीक है जी, जान लीजिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपके 2 पॉइंट्स है, दोनों याद रखना, दोनों से कई बार क्वेश्चंस आ चुके हैं। अगर मैन, वुमेन, नेचर, लाइफ, डेथ, साइंस, सोसाइटी, ह्यूमैनिटी, पार्लियामेंट, मैनकाइंड, अगर ये सारे शब्द अपने जनरल सेंस में यूज होते हैं, गिनती की बात नहीं कह रहा हूं मैं, जनरल सेंस में यूज होते हैं कि इंसान तो जानवर है ना, बोलते हैं ऐसा कि नेचर तो भाई, नेचर हमारे बड़ी प्रोटेक्टिव है, हम ऐसा बोलते हैं। जो डेथ है वो इनएविटेबल है, हम लोग बोलते हैं कि डेथ अनअवॉइडेबल आएगी आएगी। तो जब ये शब्द नॉर्मल सेंस में यूज होते हैं तो हम किसी भी तरीके का आर्टिकल यूज नहीं करते हैं, ना ही ए, ना ही एन, ना ही दा। जैसे मैंने कहा जो मैन है वो मॉर्टल है, मतलब इंसान जो है वो नश्वर है। इमॉर्टल मतलब अमर, और मॉर्टल मतलब नश्वर, जो मरे, जो जाए इस दुनिया से, जिसका नाश होगा ही होगा। तो आप मुझे बताओ, क्या मैन जनरल सेंस में इंसान का सेंस नहीं दे रहा है? दे रहा है। तो क्या हम यहाँ पे एक इंसान की बात थोड़ी कर रहे हैं, वाइड सेंस दे रहे हैं, जनरल सेंस है, यहाँ पे इंसान की बात हो रही है, एक आदमी की नहीं, एक पुरुष की नहीं। तो मैन इज इमॉर्टल। दीज आर द बोन्स ऑफ साइंस। तो साइंस का हम जनरल वाइड सेंस में यूज कर रहे हैं कि ये सब साइंस की देन है, ये साइंस की ब्लेसिंग्स हैं, है ना। बून और बेन पढ़ते हैं ना हम लोग, शाप और अभिशाप। क्या शाप अभिशाप होता है? क्या बोलते हैं हिंदी में? चलो जो भी बोलते हैं यार, ब्लेसिंग्स एंड हमारे वो होते हैं बून एंड बेन। बून मतलब पॉजिटिव चीज़, जो ब्लेसिंग है जो साइंस ने हमें दी है, और बेन मतलब कोई नेगेटिव चीज़ बेसिकली, है ना, एक तरीके का कर्ज। लेकिन हम वो नहीं सीख रहे हैं। क्या सीख रहे हैं? हम ये सीख रहे हैं अगर ये सारे शब्द जनरल सेंस में यूज़ होते हैं बेटा, इनके पहले हम लोग दा यूज़ नहीं करते हैं। चलें जी, पक्की बात है। एक आधे शब्द की कभी कभी हिंदी नहीं भी याद रहती यार, हम लोग तो जब नॉर्मल बोलचाल की भाषा में भी बोलते हैं तो इंग्लिश और हिंदी मिक्स करके बोलते हैं। शुद्ध हिंदी तो हम बोलते ही नहीं है। हम कहते हैं कि हमें हिंदी आती है, लेकिन हमें हिंदी नहीं आती होती है ना। हम बहुत सारे वर्ड्स इंग्लिश के ही यूज़ करते हैं बात जब हम करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। ऐसे ही मैं आपको बता दूं कि हमको लगता है कि अंग्रेजों को अंग्रेजी आती है, लेकिन उनको अंग्रेजी नहीं आती होती है। वो भी बहुत सारी चीज़ें गलत बोलते हैं, वो भी स्लैंग्स यूज़ करते हैं बीच बीच में, जो देसी भाषा होती है, जो लोकल भाषा होती है वहाँ की, उसको यूज़ करते हैं।
तो इनसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। देखो मेन जो पर्पस है हमारा कम्युनिकेशन अभी सीखना नहीं है, मेन पर्पस है हमारा एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करना, क्योंकि उसमें अगर आप फॉर्मल चीज़ें सीख रहे हैं और आप उसको अटेम्प्ट करेंगे डेफिनेटली आपको नंबर मिलेगा। बोलचाल की भाषा में तो बस शब्दों को अपना आदान प्रदान करना है, अपनी बात को सामने वाले तक पहुंचाना है, और अगर आपको समझ में आ रही है तो बहुत बढ़िया भाई, क्या ही दिक्कत है, एक आधा शब्द की हिंदी नहीं भी पता होगी तो बोल लो हाँ। लेकिन आपको पता है वैसे हिंदी मुझे बहुत पसंद है, मैं हिंदी में लिखना भी बहुत प्रेफर करता हूँ। मैं पोइट्री भी ज़्यादातर हिंदी में ही लिखता हूँ, इंग्लिश में नहीं लिखता हूँ। इंग्लिश में भी लिख लेते हैं कभी कभी, हाँ, लेकिन कभी कभी आपके साथ ऐसा होता है कि कोई शब्द आपको याद है, यहाँ तक आ गया है लेकिन मुंह पे नहीं आ रहा है। बहुत बार ऐसा हो जाता है ना, कि यहाँ तक आ गया, याद आ रहा है, क्या कहते हैं, फिर क्या टाइम तो है नहीं, छोड़ना यार, जो भी कहते हैं आगे चल, तो वो मुंह पे नहीं आता, जुबान पे नहीं आता, हो जाता है ऐसा, क्योंकि उस शब्द को आप बहुत कम यूज़ करते हो। ऐसा हो सकता है आप उस शब्द की जगह कोई और वर्ड यूज़ करते हो नॉर्मल, जैसे मैं ब्लेसिंग्स यूज़ कर रहा हूँ। अब ब्लेसिंग को आशीर्वाद कहते हैं वैसे तो, लेकिन अब हम ऐसा नहीं कह सकते कि साइंस का आशीर्वाद है ये, तो उसके लिए कोई वर्ड होता है, मुझे स्ट्राइक नहीं कर रहा है कि बून के लिए हम लोग क्या वर्ड यूज़ करते हैं, है ना। चलो खैर आगे चलें भाई, इसमें जल्दी से एरर बता दो, क्या एरर है। सूनर और लेटर यू विल कम टू नो द ट्रुथ दैट द मैन इज मोर्टल। हो गया गलत, कि आज नहीं तो कल आपको पता लगेगा सच्चाई के बारे में कि जो इंसान जनरल सेंस की बात कर रहा है तो दानी आएगा, किसी एक पर्टिकुलर की बात नहीं कर रहे हैं, कि इंसान मोर्टल है और लव एटर्नल है। एटर्नल का मतलब नेवर एंडिंग, जिसका कभी अंत ना हो। बोलो हाँ। चलिए जी, दूसरा पॉइंट जो है केस ऑफ नो आर्टिकल का, इसको भी सीख लीजिए। बताइए भाई, पढ़िए पहले एक बार। जिस बच्चे ने दिया होगा पेपर, कभी मॉक लगाया होगा, तो ये क्वेश्चन बहुत बार देखने को मिला होगा। अगर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मार्केट, जेल, कोर्ट, चर्च, टेम्पल, बेड, हॉस्पिटल एटसेट्रा, यही वाले वर्ड्स, अगर ये सारे वर्ड्स इनके रियल पर्पस के लिए यूज होते हैं तो हम किसी भी तरीके का कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करते हैं। अगर ये सारे वर्ड्स इनके रियल पर्पस के लिए यूज होते हैं, कैसे पर्पस के लिए, रियल पर्पस के लिए, तो इनके पहले कोई आर्टिकल नहीं आता। लेकिन अगर ये सारे वर्ड्स इनके रियल पर्पस की जगह अदर देन दूसरे पर्पस के लिए यूज हो तो तब हम द आर्टिकल का यूज करते हैं, सिर्फ द का। जैसे आई गो टू स्कूल रेगुलरली, क्या स्कूल का यूज उसके रियल पर्पस के लिए हो रहा है? हाँ भाई हो रहा है, तो उस केस में कोई आर्टिकल नहीं है। ऐसे नहीं बोलेंगे आई गो टू द स्कूल रेगुलरली, गलत हो जाएगा, क्योंकि स्कूल पढ़ने ही तो जाते हैं ना, रियल पर्पस है। लेकिन यहाँ देखो स्कूल अब पढ़ने के कॉन्टेक्स्ट में यूज नहीं हो रहा, बोल रहा है आई एम गोइंग टू द स्कूल टू मीट द प्रिंसिपल। अब मैं प्रिंसिपल से मिलने जा रहा हूँ। अब स्कूल का रियल पर्पस क्या है? पढ़ाई होना। अब पढ़ना नहीं है, यहाँ पे मिलने की बात हो रही है। हो सकता है उसके पापा स्कूल जा रहे हैं प्रिंसिपल से मिलने के लिए, तो यहाँ अदर देन रियल पर्पस है, तो इस केस में हम लोग दा यूज करेंगे। क्या समझ में आया सबको? और एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने कहा आई वेंट टू मार्केट टू बाय अ पेन। अब मार्केट में भाई सामान खरीदने ही तो जाते हैं ना, तो रियल पर्पस था तो कोई आर्टिकल नहीं है। लेकिन आई वेंट टू द मार्केट टू मीट माई ओल्ड फ्रेंड। अब मार्केट में मैं गया अपने दोस्त से मिलने के लिए। अब मार्केट बेसिकली खरीदने के लिए होता है, बाजार लगा है, दुकानें होती है, कुछ खरीदते हैं। यहाँ वो मिलने के लिए जा रहा है, तो ये रियल पर्पस नहीं है। इस केस में हम लोग दा लगाएंगे। समझ में आया सबको? जैसे मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, आप मुझे बताइए। अगर बन जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं बनते तो सीखिए कि इन्हें कैसे किया जाता है। फटाफट से बताइए कि भाई ये रियल पर्पस है या हमारा अदर देन रियल पर्पस है। द रोबर्स वर कॉट जस्ट एज दे वर अबाउट टू एस्केप फ्रॉम द जेल। रॉबर्स जो है वो पकड़े गए उस समय जब वो भाग रहे थे। कहाँ से भागने वाले थे? कहाँ से भागने वाले थे? जेल से। अब बताओ भाई, ये रियल पर्पस जेल का क्या होता है? जेल का रियल पर्पस कैदियों को रखना ही तो होता है ना, और क्या होता है मुझे बताओ? कैदी तो रहते हैं ना। तो वो बोल रहा है कि रॉबर्स जो हैं पकड़े गए जब वो भागने वाले थे जेल से। तो जेल में रॉबर्स ही होते हैं और उन्हें जेल में ही रखा जाता है क्योंकि उन्होंने चोरी की है। तो यहाँ पे जेल का रियल पर्पस है। अगर रियल पर्पस है तो जो दा है वो एकदम सही लिखा हुआ है। सही है? गलत है। रियल पर्पस में दा नहीं आता है, दूसरे पर्पस में दा आता है। यहाँ रियल पर्पस है, इसलिए यहाँ पे दा नहीं आएगा। चलो और एग्जांपल देखते हैं। उसने बोला, चलो आप करो पहले, आप खुद सॉल्व करो फिर बात करेंगे। फटाफट से बनाओ जल्दी पहले। तो चलिए देखते हैं आपने क्या बनाया। द मोमेंट करण वॉज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल द वार्डन डिसाइडेड टू इन्फॉर्म हिज पेरेंट।
अब आप हॉस्पिटल के बारे में देखो, मुझे बताओ कि हॉस्पिटल उसके रियल पर्पस के लिए यूज़ हुआ है। अब भाई एक बात बताओ, करंट को एडमिट कर रहा है हॉस्पिटल के अंदर, तो एडमिट क्यों किया जाएगा भाई? इलाज करने के लिए किया जाएगा, मतलब रियल पर्पस है, रियल है तो दा नहीं आएगा। आप ध्यान से, रियल है तो दा नहीं आएगा, अदर देन रियल है तो दा आएगा, ठीक है। सेवरल मिनिस्टर विजिटेड जेल टू सी अ नंबर ऑफ प्रिजनर्स। अब उन्होंने विजिट किया जेल को बहुत सारे कैदियों को देखने के लिए। अब बताओ मुझे, मिनिस्टर्स ने विजिट किया है जेल को, अब वो जेल में थोड़ी डाले जा रहे हैं, वो जेल में जा तो रहे हैं लेकिन दूसरे पर्पस के लिए जा रहे हैं, ना कि जेल में कैद होने के लिए। जो कैद हैं उनको मिलने जा रहे हैं, मिलने की बात हो रही है यहाँ पे, मतलब जेल का यूज़ उसके दूसरे पर्पस के कॉन्टेक्स्ट में यूज़ हो रहा है। तो क्या बोलेंगे? सेवरल मिनिस्टर्स विजिटेड द जेल। समझ में आया? पक्का। She never goes to the college to attend the lecture delivered by the head of the department of physics। फटाफट से बनाओ जल्दी, क्या बनेगा? पोज करके वीडियो को। चलो, आई होप बना लिया होगा। अब बताओ मुझे, कॉलेज का यूज रियल पर्पस है या अदर देन रियल है? शी नेवर गोज टू कॉलेज टू अटेंड द लेक्चर। अब आप मुझे बताओ, कॉलेज किस लिए जाते हैं? लेक्चर अटेंड करने जाते हैं, पढ़ने जो जाते हैं, मतलब यहाँ पे रियल पर्पस है, रियल है तो दा नहीं आएगा। शी नेवर गोज टू कॉलेज टू अटेंड द लेक्चर जैसे। और बस खत्म हो गया। लो जी, इसी के साथ चैप्टर आपका खत्म। बताओ भाई कैसी रही जर्नी आर्टिकल्स की? इतने दिनों से आप डिमांड कर रहे थे, तो आपकी डिमांड पे मैंने पढ़ाने की कोशिश की है। जाते जाते कुछ बातें आई होप मैंने जस्टिफाई किया होगा चैप्टर के अंदर, है ना। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे मैंने कवर कर दिए हैं, कुछ इररेलेवेंट बातें वो मैंने छोड़ दी हैं, कुछ एक आधी चीज़ें और भी हैं इसके अंदर जो पढ़ाने वाली थी, जो कि मैंने ऑलरेडी पहले नाउंस में और सब्जेक्ट वर्ब में पढ़ा दी हैं। तो इसलिए मैंने उन चीज़ों को दोबारा रिपीट नहीं किया है, क्योंकि ऐसा होता है ना, कोई टीचर्स कुछ कॉन्सेप्ट को किसी चैप्टर में पढ़ाता है और कोई टीचर कुछ कॉन्सेप्ट्स को किसी दूसरे चैप्टर में पढ़ाता है, वो डिपेंड करता है टीचर टू टीचर। तो पढ़ाई मैंने सारी चीज़ें आपको आर्टिकल्स की, कुछ बस नाउन्स और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पहले ही पढ़ा दी थी। जैसे वो दो नाउन अगर एंड से जुड़े हों, पहले वाले के पहले आर्टिकल हो तो सेम पर्सन होता है, याद है आपको? दोनों के पहले आर्टिकल हो तो दो अलग अलग पर्सन होते हैं। ऐसे ही मैनी के बाद अगर सिंगुलर नाउन हो तो ए एन का यूज़ करते हैं, जैसे मैनी अ बॉय इज गोइंग देयर, है ना। ऐसे ही मैंने नाउन्स के अंदर भी आपको बहुत सारे केसेस पढ़ाए हैं। तो मैंने ऑलरेडी आपको पुराने चैप्टर्स में ही करवा दी थी कवर, लेकिन चैप्टर अलग से आर्टिकल भी पढ़ना ज़रूरी था, क्योंकि बहुत सारी बातें इसकी खुद की भी होती हैं जो कि इसी में ही आपको पढ़नी है। तो अच्छे से समझ लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा इसके। एक दो इंपॉर्टेंट बातें और हैं, इस चैप्टर में ज़्यादातर चीज़ें याद करने वाली हैं, इसमें ज़्यादातर कॉन्सेप्ट्स कम हैं, चीज़ें क्रैम करने वाली हैं। कुछ चैप्टर्स होते हैं, जैसे नाउन में भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें याद करनी होती है। आप वर्ब में देखेंगे, वर्ब में कॉन्सेप्ट्स हैं, टेंस में देखेंगे कॉन्सेप्ट्स हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में कॉन्सेप्ट्स हैं, प्रेपोजिशन एक चैप्टर होता है जो याद करने वाला होता है। तो ऐसा मत सोचिएगा सारे चैप्टर में आपको हर जगह कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे। तकरीबन 70-80% के लॉजिक्स हमें मिलते हैं भाषा में, बहुत सारी चीज़ों के लॉजिक्स नहीं भी होते जो एज इट इज़ हमें याद करनी होती है। लेकिन याद कैसे होती है? वो होती है इम्प्लीमेंटेशन से। कोई भी चीज़ ऐसे, अब जितनी भी चीज़ें हमने सीखी ऐसे अगर आप चैप्टर को बार बार पढ़ते जाओगे तो आप भूल जाओगे। आपको करनी है इन सारे कॉन्सेप्ट्स की प्रैक्टिस, इंप्लीमेंट करिए। कोई भी मार्केट से किताब उठा लीजिए जहाँ पे आर्टिकल्स के आपको क्वेश्चंस दिखें, यहीं से मिलेंगे आपको। लगभग 90 से 95% जो क्वेश्चंस हैं यहीं से मिलेंगे। 2-4-5% तो देखो चीज़ें ऊपर नीचे होती रहती है, उनको भी कोशिश करूँगा मिसलेनियस जो क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा आपको उसके अंदर कवर करवा दूं, जैसा कि मैंने बाकी चैप्टर्स में भी किया है। यही किया ना बाकी चैप्टर्स में भी, कि चैप्टर पहले पढ़ा दिया कॉन्सेप्ट, जो थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट रह गए उनको फिर प्रैक्टिस के टाइम पे हल्का हल्का बता दिया, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर वो इंपॉर्टेंट होते तो मैं चैप्टर में ही बताता। तो जो इंपॉर्टेंट बताने वाले थे वो सारे बता दिए। आप नोट्स बनाइए बढ़िया से, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, इसके अंदर आपको अपडेट मिलता रहेगा। और भी मैं बड़ी बड़ी क्लासेस और कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स जो बच्चों के क्लियर नहीं होते, जैसे मैंने अभी कुछ रिसेंटली वीडियो डाली है अनटिल और अनलेस की, रादर फेयरली, क्वाइट और प्रेटी की, तो ऐसी भी वीडियोस मैं अब आपके लिए लाता रहूँगा। छोटे छोटे जो बाइट्स होते हैं ग्रामर के, है ना। और उसके अलावा लेंदी वीडियोस भी आती रहेंगी। आप बस टेलीग्राम चैनल ज्वाइन रखिए। और आप सोच रहे होंगे सर ये अनलॉक कोड क्या है T555, तो आप लोग जानते हैं कि मैं अनअकैडमी प्लस पे भी टीच करता हूँ। वहाँ पे ना फ्री क्लासेस चलती हैं वोकैबुलरी की, बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं है। मॉर्निंग में 9 बजे डेली फ्री क्लासेस चलती हैं। तो वो जो क्लासेस है सभी बच्चों के लिए यूज़फुल है। एसएससी का बच्चा हो, बैंक का हो, सीडीएस का हो, एनडीए हो, कोई भी एग्जामिनेशन की आप तैयारी कर रहे हो, वोकैबुलरी सबके लिए इंपॉर्टेंट होती है। तो मॉर्निंग में 9 बजे लाइव चलती हैं क्लासेस। तो आप अनअकैडमी पे मेरी लाइव क्लासेस देख सकते हैं, फ्री क्लासेस हैं। और वो ऐसा नहीं है कि वो पेड क्लासेस हैं, वो फ्री क्लासेस हैं। उन फ्री क्लासेस को अनलॉक करने के लिए आपसे वो कोड मांगेगा, तो T555 लगा दीजिएगा। सर हमको लिंक कहाँ मिलेगा? आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ पे मैं डेली शेयर करता हूँ लिंक। तो आप अनलॉक कोड लगाइएगा T555 और मेरी फ्री क्लासेस सारी की सारी अनलॉक हो जाएंगी। तो जो वोकैबुलरी मैंने पढ़ा दी है पहले, आप उनको भी देख पाएंगे, और जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो भी देख पाएंगे, आने वाली भी देख पाएंगे।
आई होप सेशन अच्छा लगा होगा। कमेंट में मुझे बताइएगा कैसा लगा सेशन, और क्या पढ़ना चाहते हैं, और आपकी क्या रिक्वेस्ट है वो भी बताइएगा, उसको भी पूरा करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत प्यार। एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और, जैसा कि आप लोग जानते हैं अनअकैडमी इस बार 27 फेब को एक मेगा जो बहुत बड़े लेवल का जो स्कॉलरशिप टेस्ट होता है वो कंडक्ट करवा रहा है। हर एग्जामिनेशन के लिए ये टेस्ट रहेगा, चाहे आप एसएससी के स्टूडेंट हैं, बैंक के हैं या फिर रेलवे के हैं। लाइव टेस्ट होगा 27 फेब को। टाइमिंग आपके सामने है, 10 बजे, 2 बजे और 5 बजे। 10 बजे बैंक वाले, 2 बजे एसएससी वाले और 5 बजे रेलवे वाले। बहुत बढ़िया लेवल के क्वेश्चन रहेंगे। पैन इंडिया लेवल पे ये टेस्ट हो रहा है। आप अपने आप को चेक कीजिए, जज कीजिए कहाँ आप स्टैंड करते हैं, और अगर बढ़िया परफॉर्म करते हैं, बहुत बेहतरीन लेवल की रैंक लेके आते हैं, तो प्राइजेस भी आपके लिए बहुत सारे इंतजार कर रहे हैं। पहली जो रैंक है वो लैपटॉप जीत सकता है, 2 से 6 वालों को स्मार्टफोन है, 7 से 16 वालों को वायरलेस ईयरपोड्स है, और उनके अलावा अनअकैडमी की स्कॉलरशिप प्लस 1000 रुपीज़ का जो अमेजोन गिफ्ट वाउचर है। तो ये सारी चीज़ें भी हैं अगर आप बहुत बढ़िया परफॉर्म करते हैं तो देर किस बात की है, फटाफट से एनरोल कीजिए। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिलेगा, अभी के अभी जाइए। ये आपको अनलॉक कोड दिखाई दे रहा है, आप ये कोड लगाएंगे, एनरोल आपका ओपन, मतलब जो लिंक है ओपन हो जाएगा और आप एनरोल हो जाएंगे उसके अंदर, ठीक है। तो T555 कोड याद रखिएगा। डिस्क्रिप्शन में अभी आपको लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा। तो बड़ी आपने अच्छे से तैयारी के साथ, है ना, बड़े आराम से पूरे पेशेंस के साथ, यूं नहीं कि टेस्ट बस ऐसे ही दे दिया, अच्छे से डिसेंट तरीके से, जैसे आप ये मान के चलिए एग्जामिनेशन में ही बैठे हैं, उस तरीके से आप इस पेपर को दीजिएगा। बाकी फिर मुझे बताइएगा क्या रहा, है ना। तो कंटेंट आता रहेगा, क्लासेस आती रहेंगी, मिलेंगे किसी दिन इसी तरह के किसी सेशन में। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत प्यार।